जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। और एक बार सुबह सुबह की एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ में, चाहे अभी सो के आप उठे हों, लेकिन एक बार मुस्कुराएंगे और साथ ही कक्षा से जुड़ेंगे। तो मेरे दोस्त, हम आप लोग जानते ही हैं कि भाई साइंस की क्लास पर चल रहे थे। कल हमने फिजिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ा। उम्मीद करूंगा आपने चीज़ों को एक बार अच्छे से एनालिसिस किया होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, तो आप समझे होंगे हाँ भैया ये वाकई में एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है और इसके इर्द गिर्द प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। साजिया परवीन, चंद्र प्रकाश कुशवाहा, सुजाता भारती, सनोज कुमार, स्वागत जायसवाल, स्वागत है मेरे भाई। हिमांशु, बलवंत चौहान, हिमांशु, सुधीर भारती आते हैं। आज हम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करेंगे दोस्त, और उन्हीं के इर्द गिर्द प्रश्न जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। वही वंडर क्लास का मतलब है कि भैया परीक्षा में जाएं तो आपका ये हमारे लिए लाभदायक हो। ठीक है, हमारी समझ विकसित हो। तो शुरू करेंगे, बड़े ध्यान से पढ़ना आप लोग और आंसर देना। परमाणु के नाभिक में, यानी कि एटम का जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? नाभिक। नाभिक में मूल कण कौन कौन से होते हैं? जो नाभिक होता है, जो नाभिक है उसमें साथी न्यूक्लियस जो है ये, इसमें मूल कण कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं भैया। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, केवल इलेक्ट्रॉन। देखो, इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन तो चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन तो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन तो भैया चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन कहते हैं। क्या बोलते हैं? पूछ लेना, न्यूक्लियॉन कौन कहलाते हैं? तो न्यूक्लियॉन है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का साइन पी, न्यूट्रॉन का एन, और इलेक्ट्रॉन का साइन ई। ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो क्या करते हैं भैया? इलेक्ट्रॉन तो चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो चक्कर लगाते रहते हैं। ओके, आगे। निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण है जो प्रतिकण का युग्म है? प्रतिकण मतलब जो एंटी पार्टिकल और पार्टिकल का एक पेयर है। अब भैया कैसे पता चलेगा कौन आपका पार्टिकल एंटी पार्टिकल है? तो उसके लिए दो चीजें आपको पता होनी चाहिए कि पार्टिकल एंटी पार्टिकल की प्रॉपर्टी होती है कि उनके जो द्रव्यमान है, उनके जो मास हैं वो बराबर होने चाहिए। द्रव्यमान क्या होने चाहिए? मास विल बी इक्वल। एंड चार्ज, जो उस पर आवेश होता है, आवेश जो होता है वो अपोजिट होना चाहिए। आवेश क्या होना चाहिए? विपरीत होना चाहिए। ठीक है। क्या बोलेंगे? आवेश विपरीत होना चाहिए। आप समझे? मास शुड बी इक्वल एंड चार्ज शुड बी इन अपोजिट। ठीक है, वो विपरीत होने चाहिए। फिर तो देखें भैया, तो द्रव्यमान किस किस के बराबर हैं? क्या इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के द्रव्यमान बराबर होते हैं? जी भैया। देखो, आपका इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, मास कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है जी। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, जो आवेश होता है इस पर, वो कितना होता है? आप कहेंगे माइनस के 1.6 इंटू 10⁻⁹ कोलाम्ब होता है। क्योंकि आवेश का मात्रक क्या होता है? कोलाम्ब होता है। ठीक है। तो भैया फिर पॉजिट्रॉन की बात करें, ये तो इलेक्ट्रॉन की बात होगी। अगर हम पॉजिट्रॉन की बात करते हैं, तो पॉजिट्रॉन का भी सेम मास होता है, जिसकी खोज एंडरसन ने की। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किस ईयर में की थी, ये मैंने आपको बताया था, जरा आपकी तरफ से आंसर आए कल की क्लास का। तो आप कहेंगे पॉजिट्रॉन का जो भैया मास होता है, वो होता है आपका 9.1 10⁻⁻13 kg, यानी सेम एज इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो इस पर चार्ज होता है, चार्ज का मतलब आवेश जो इस पर होता है, वो होता है 1.6 प्लस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलाम्ब होता है। ठीक है, कोलाम्ब होता है। तो आप क्या देखेंगे? दोनों को देख यार ध्यान से। तो मास क्या हो गए? बराबर हो गए। और चार्ज क्या हो गए? यह नेगेटिव चार्ज था। भाई इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसा होता है? नेगेटिव होता है। और पॉजिट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो आपका कैसा होता है? वो भैया पॉजिटिव होता है। नेगेटिव चार्ज, वहाँ पॉजिटिव चार्ज। समझ गए? तो ये बात क्या हो गई? क्लियर हो गई। कभी आपसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में क्वेश्चन पूछे, जैसे प्रोटॉन की बात हम करें, तो प्रोटॉन का जो मास है वो कितना होता है? अलग लिखते हैं इसको। अगर मैं आपसे बोलूं, प्रोटॉन की अगर हम बात करें, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, किस ईयर में की थी? मैंने कहा ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है।
तो जो प्रोटॉन है साथी उसका मास कितना होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, ना जाने कितनी बार पूछा जाता है। आप कहेंगे भैया प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻17 kg होता है। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं, प्रोटॉन का जो मास है इसी को हम कहते हैं आपका एक, क्या बोले, AMU। क्या बोलते हैं, एक AMU किसके बराबर होता है। अगर हम प्रोटॉन के साथ ही चार्ज की बात कर लें, इस पर आवेश कितना होता है, तो आप कहेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम होता है। यानी जो पॉजिट्रॉन पर होता है, जो पॉजिट्रॉन पर होता है वही आवेश प्रोटॉन पर भी होता है, वही आवेश प्रोटॉन पर भी होता है। दोनों धनात्मक होते हैं, दोनों पॉजिटिव होते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। तो क्या बचा फिर आपका, फिर न्यूट्रॉन से भी पूछ सकता भैया इस तरह। तो न्यूट्रॉन को भी ले लीजिए, न्यूट्रॉन को भी लिखेंगे एक बार। न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें, इसकी न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, न्यूट्रॉन का जो मास है, मास होता है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। यानी कि सेम किसके जैसा है, सेम किसके जैसा है, प्रोटॉन के जैसा है। लेकिन इस पर जो चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर क्या कोई चार्ज होता है, आप कहेंगे इस पर चार्ज होता है भैया 0। तो परमाणु, या मैं आपसे पूछूं कौन सा वो साथी आपका कण है जिस पर आवेश जो है वो शून्य होता है, कौन सा पार्टिकल है जिस पर जो आपका चार्ज है वो 0 हो जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे, वो भैया न्यूट्रॉन होगा, जिसकी खोज चैडविक ने की थी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। बहुत बढ़िया, कई साथियों ने तो लिखा है रदरफोर्ड 1920 लिख रहे हैं, नहीं भैया, पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी, एंडरसन ने। अगर और किसी के बारे में लिख रहे हैं आप, शुभम मलाकार, बहुत थैंक यू। कोई दिक्कत इतनी बात में, इतनी बात में। तो यहाँ पर एक एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है, एटॉमिक मास यूनिट, एटम के जो मास की यूनिट है वो क्या है, वो प्रोटॉन का मास है, प्रोटॉन का मास है। ऐसे ही एक नंबर और पूछा जाता है आपसे, आवोगाद्रो नंबर कितना होता है, बता सकते हैं। आवोगाद्रो, आवोगाद्रो नंबर क्या होता है। ठीक है, एक मोल में जो साथी परमाणुओं की संख्या होती है, जिसको आवोगाद्रो नंबर बोलते हैं या आवोगाद्रो संख्या कहते हैं, वो होती है भैया 6.023 इंटू 10⁻23 होती है। क्या बोलेंगे, ये आवोगाद्रो संख्या है, ये भी हमको पता होनी चाहिए। गॉड पार्टिकल है, गॉड पार्टिकल मतलब, गॉड का मतलब ईश्वर, और ईश्वर का कण, ईश्वर का कण कौन है, ईश्वर का कण कौन सा है, न्यूट्रिनो, हिग्स बोसॉन, मैसन या पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन साथी गॉड पार्टिकल नहीं है, पार्टिकल्स में आता है, हिग्स बोसॉन है। क्या बोलेंगे भैया, हिग्स बोसॉन को बोलते हैं। और याद रख लेना, इसकी जो थ्योरी दी थी हिग्स बोसॉन की, वो थ्योरी आई थी आपका पीटर हिग्स के द्वारा। किसके द्वारा, इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया, हिग्स बोसॉन। और साथ में थे कौन इनके, फ्रांसवा, फ्रांसवा एंगलर्ट, फ्रांसवा एंगलर्ट। इन लोगों ने इस थ्योरी के लिए ही क्या पाया, 2013 में नोबेल इनको मिला है। हिग्स बोसॉन की खोज के लिए नोबेल कब मिला। अब दरअसल में आपने देखा होगा बहुत बार हिग्स बोसॉन पर चर्चा होते हुए, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं। दरअसल में ऐसा हुआ कि ये बोला गया कि पृथ्वी कैसे बनी होगी, पृथ्वी कैसे बनी होगी। एक तो हमारे महर्षि कणाद थे, जिन्होंने 500 BC में ये बताया कि भैया प्रत्येक पदार्थ के कुछ मूल कण होते हैं। ठीक है, और उन्होंने परमाणु के बारे में लोगों को अवेयर किया। डॉल्टन ने उन्हीं को कॉपी किया, महर्षि कणाद ने जो लिखा था, डॉल्टन ने उसी को अपनी थ्योरी बना दिया। तो ये देखा गया कि जब ऐसे कहा गया कि भैया ये छोटा सा कोई कण हुआ करता था कभी, फिर इसमें एक विस्फोट हुआ जिसको बिग बैंग का नाम दिया गया। इसमें कोई एक विस्फोट हुआ, ये विस्फोट को क्या बोला गया, बिग बैंग। और बोला गया कि इसके बाद जो चीजें हैं ना वो फैल रही हैं, फैल रही हैं। बिग बैंग का मतलब भी क्या है कि चीजें में एक विस्फोट होने के बाद में एक फैलाव हुआ, चीजें बढ़ रही हैं। तो जब चीजें इधर से उधर बढ़ रही हैं, उनका प्रसार हो रहा है, तो ये तो बिग बैंग का सिद्धांत हो गया। तो भैया इसमें हिग्स बोसॉन क्या है, देखो अभी आप जानते हैं किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते हैं, प्रोटॉन नाम सुना है, न्यूट्रॉन नाम सुना है। तो आप कहेंगे भैया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके मास तो हमको पता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के मास मैंने आपको बताया ना कि उनमें कुछ द्रव्यमान है, लेकिन ये भी किसी ना किसी से मिले हुए, मिलके बने होंगे ना। तो बोला गया भैया हिग्स बोसॉन वही है।
जो सब पार्टिकल्स हैं वही क्या है, वही हिग्स बोसॉन है, हिग्स बोसॉन। उन्होंने कहा कि भैया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी किसी चीज से मिलके बने हैं। वो सब पार्टिकल ऐसे सब पार्टिकल हैं जिनके मास के बारे में हम नहीं जानते। अभी तक कोई ऐसा वैज्ञानिक प्रयोग नहीं हुआ है, ना साइंस ने, जो इनसे ये मिलके बने हैं उनके अंदर क्या मास है वो नहीं जानते। मतलब उनके मास को डिफाइन नहीं किया जा सकता। देखा ये भी गया कि कुछ में मास है ही नहीं, यानी द्रव्यमान है ही नहीं। तो उन्हीं अनसुलझे पहलुओं को, उन्हीं सब पार्टिकल्स को गॉड पार्टिकल कहा गया, और उसी को हिग्स बोसन, क्योंकि वैज्ञानिक का नाम था, हिग्स नाम दिया गया। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? निम्नलिखित में से कौन सा कण है जो आवेश रहित है? आवेश रहित मतलब चार्जलेस, जिस पे कोई चार्ज नहीं होता। अल्फा कण धनावेशित होते हैं, इलेक्ट्रॉन पे हमेशा ऋणावेश होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, न्यूट्रॉन पे क्या होगा साथी? तो आप क्या बोलेंगे? भैया न्यूट्रॉन जो होता है वह आपका आवेश रहित होता है, आवेश रहित होता है। किसमें पाए जाते हैं भैया? परमाणु। अभी मैंने कुछ नाम लिए थे, मुझे बताओ। जो साथी, अगर मैं आपसे पूछूं एटम, एटम किसको बोलते हैं? परमाणु को। एटम किसको बोलते हैं भाई? मॉलिक्यूल बोलते हैं अणु को, एटम परमाणु को। एटम शब्द का जन्म किसने किया था? एटम शब्द का जो प्रयोग किया सबसे पहले, वो किया था डेमोक्रेटस ने। किसने? भैया डेमोक्रेटस ने किया। फिर बात आगे बढ़ती रही, आगे बढ़ती रही तो महर्षि कणाद आए हमारे, जिनका नाम मैं ले रहा था। महर्षि कणाद सबसे पहले इन्हीं की थ्योरी थी। ये तो बाद में डेमोक्रेटस, ये तो आधुनिक हैं। महर्षि कणाद ने जो कणों के बारे में, पार्टिकल्स के बारे में बताया, ठीक है, वो 500-600 बीसी में बताया आपका। इसी के बाद में डाल्टन आया। डाल्टन भाई साहब कहते हैं कि भैया हम जानते हैं इसके बारे में। महर्षि कणाद की थ्योरी को एज इट इज कॉपी कर दिया इसने 1808 में। फिर रदरफोर्ड आया, उसने अपने प्रयोग किए। रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग कब किए? 1911 में। ये ईयर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि एसएससी पूछती है। नील्स बोर मॉडल आया परमाणु को लेकर के, वो आया 1913 में, जिसने इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा स्तर बताया। क्या बताया था इसने? एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनर्जी लेवल को इसने डिफाइन किया कि कैसे 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 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ऊर्जा स्तर, जैसे आप पढ़ते होंगे केमिस्ट्री में, के एल एम एन के एल एन एम, नील्स बोर। तो नील्स बोर क्या कहते हैं? नील्स बोर कहते हैं कि भैया, नील्स बोर कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का नंबर होगा ना, जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 2n²। कितनी बताई इन्होंने? 2n² बताई। अब 2n² का भैया क्या मतलब है, देखना जरा। जैसे के ब्लॉक होता है, KLMN होते हैं, तो यहाँ पर जो n की वैल्यू होगी, वो n की वैल्यू जो है वो 1 होगी। यहाँ पर n की वैल्यू 2 होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू 3 होगी, और यहाँ पर n की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो ये सारी वैल्यू 2n² में पुट करिए, तो ये क्या आ गया? ये सेल है, कोष है। कोष बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं इनको? कोष बोलते हैं। कोष गलत हो जाएगा, कोश। ठीक है, सेल बोलते हैं इसको, सेल। एक सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो 2n², n की वैल्यू रखना जरा। n की वैल्यू यदि 1 रखें तो हम कितना होगा? 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 दूनी 2। तो जो के सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 2। n की वैल्यू यदि मैं 2 रख दूं वहां पर, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? अरे रख सकते हो ना, यहाँ पर 2 वैल्यू रखें तो क्या होगा? पहले पहले स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4। ऐसा तो नहीं है कोई बुद्धि 2 दूनी 4, 4 का स्क्वायर कर दे। 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 हो जाएंगे, 2 8। n3 हो जाए आपका, 3 का स्क्वायर 9 × 18। और फिर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 16 2 × 32। तो ये KLMN कोष में आपका सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है? 2 8 18 32 हो सकती है। ये नील्स बोर ने अपना मॉडल दिया आकर के। ठीक है, क्या बोलेंगे? ये क्या बोले उन्होंने? एनर्जी लेवल जो होते हैं सेल में इलेक्ट्रॉन का, जो ऊर्जा स्तर होता है, वो KLMN में किस पर डिफाइन होगा? आपका N1 N2 N3 N4 से डिफाइन होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? 2 8 18 32। बंधन कुमार जी बहुत ठीक लिखा, बहुत बोले, बहुत बढ़िया। एक साथी हमारे कह रहे हैं सर जी स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दो,
बहुत बढ़िया। तुम जैसे नमूनों का मैं क्या करूं, मेरे प्यारे नमूने भाई करा चुके हैं। आगे आएंगे। सर एसपीडीएफ से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, बहुत बढ़िया, आना चाहिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, 1s² 2s² 2p6, ऐसे तो बांटते 2 8 18 32 में। ठीक है, वो आना चाहिए आपको। प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड जो साथी आपका क्या है, प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड यानी इसका एक आपका न्यूक्लियस के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। न्यूट्रॉन कितने होंगे बताएंगे, 94 होंगे, 148 होंगे, 242 या 336 होंगे। देखो आजकल जो ट्रेंडिंग में क्वेश्चन है उसमें बहुत पूछता है आपसे, तो इसके लिए आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ध्यान से समझना। आपको पहली बात तो मैं ये बता दूं कि एटॉमिक नंबर आपको 1 से 35 तक याद होने चाहिए। 1 से 35 तक, 1 से 35 तक याद होने का मतलब है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इस तरह से। जैसे मुझे देखो 13 ही याद है बस, है ना। ऐसे आपको याद होनी चाहिए 35 तक। एक टीचर से खतरनाक होना चाहिए स्टूडेंट को। क्या बोलेंगे, जेड। जेड क्या है, जेड होता है भैया आपका एटॉमिक नंबर। क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। जेड को ही भैया हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक कहते हैं, किसको कहते हैं, जेड को ही हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। और ए क्या होता है, ए होता है आपका एटॉमिक, क्या बोलेंगे इसको, एटॉमिक आपका मास होता है, या एटॉमिक वेट भी कई बार बोल देते हैं। ये परमाणु भार होता है, परमाणु भार होता है। ठीक है, परमाणु भार, ध्यान से देखना। जैसे मैं बोल दूं C14, तो जो इसका क्रम बता रहा है, यानी कार्बन जो पीरियोडिक टेबल में है वो कितने नंबर पर है, 6 पर है। तो जो नीचे है वो तो जेड होता है, और जो ऊपर है वो क्या होता है, वो ए होता है। यानी भार, एटॉमिक मास या परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार कहां पर होगा, हमेशा भार ऊपर ही तो लदा रहता है, आपके सिर पर ही तो होगा। जी भैया, तो क्या बोलेंगे, ऊपर क्या होता है, हमेशा भार होता है, नीचे जो होता है वो परमाणु क्रमांक होता है। कोई दिक्कत, परमाणु क्रमांक जेड बराबर होता है प्रोटॉन, जितना जेड होगा उतने ही नाभिक में प्रोटॉन होंगे। ठीक है, और जितने प्रोटॉन होंगे उतनी ही संख्या इलेक्ट्रॉन्स की होगी। ये हमेशा बराबर होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। जैसे मुझे बताइए, अगर मैं बोलूँ ये कार्बन जो है, इसको क्या नाम है, ये कार्बन जो है, इस कार्बन में प्रोटॉन कितने होंगे, सारे दोस्त आंसर करें। कार्बन में प्रोटॉन कितने होंगे, कार्बन में प्रोटॉन कितने होंगे, सारे दोस्त आंसर करें। आप कहेंगे भैया जेड आपने बताया, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, यानी कि जेड तो 6 हो गया। ठीक है, जैसे मैं आपसे बोल दूं, मैं आपसे बोल देता हूं 17Cl 35.5, मुझे बताओ यहां पर प्रोटॉन कितने होंगे। तो आप कहेंगे भैया निचला वाला नंबर जेड है, यानी जिसका पीरियोडिक टेबल में जो नंबर है वही जेड होता है। तो जेड अगर 17 है तो प्रोटॉन भी कितने होंगे आपका 17, और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 17 होंगे। इस बात में कोई दिक्कत, इतनी सी बात में मेरे किसी प्यारे साथी को कोई दिक्कत नहीं भैया। और अगर मैं बात करूं भैया न्यूट्रॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन होता है ऊपर वाले और नीचे वाले का अंतर। ए में से जेड घटा दो, आपके हमेशा न्यूट्रॉन की वैल्यू निकल जाएगी। ए माइनस जेड कर दो, क्या करना है, ए माइनस जेड कर दो। तो यहां पर क्या पूछा था हमसे, न्यूट्रॉन पूछे थे। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पूछता, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 94, और इसमें से इसको घटाओगे तो 12 में से 4 गए 8, आपका यूनिट डिजिट से ही काम कर दीजिए, 148 हो जाएगा। ऐसे ही करते होगे ना मैथ्स में तुम, ये संभव है, ऑप्शन ये संभव ही नहीं है टाइम बचाने के लिए। तो न्यूट्रॉनों की संख्या जान गए दोस्त, कोई दिक्कत कोई परेशानी इस बात में किसी भी मेरे साथी को बताएंगे एक बार, मुझे नहीं लगता कोई भी परेशानी होगी। क्वेश्चन करा लेते हैं ना, एक परेशानी अपने आप देखने सामने आ जाएगी। सब कुछ बताना मुझे उसका। जैसे मैं आपसे बोलूं प्रोटियम में, बोलेंगे भैया बहका रहे हो, प्रोटियम में, प्रोटियम में न्यूट्रॉन कितने होंगे, फटाफट से बोलें।
न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? भैया प्रोटियम नहीं जानते? प्रोटियम का फॉर्मूला होता है 1H1। 1H1 बताएंगे। प्रोटियम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? क्या बोलेंगे जी? तो आप कहेंगे भैया प्रोटॉन अगर आप पूछते हमसे, आप हमसे इलेक्ट्रॉन पूछते या परमाणु क्रमांक पूछते तो हम कह देते एक है। कितना है? एक है। एक में से एक गया, जीरो बचा। यानी कि न्यूट्रॉन कितने हैं? आपका न्यूट्रॉन हो गए इसमें जीरो। बात क्लियर है? कोई दिक्कत? मैं आपसे पूछूं भैया ड्यूटीरियम में न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। भैया ड्यूटीरियम का फॉर्मूला 1H2। ये आपकी तरफ से फटाफट चाहिए हर एक स्टूडेंट की कॉपी पर। कमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है, इससे बचा करो कमेंट से। ड्यूटीरियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। ड्यूटीरियम में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? बोलेंगे। आप जानते हैं ना ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, समस्थानिक हैं। क्या बोलेंगे? बताएं जी। तो आप कहेंगे भैया प्रोटॉन जो है आपका, उसका नंबर जो रहेगा या जेड का नंबर वो तो फिर से एक ही है, लेकिन न्यूट्रॉन इस बार 2-1। क्या बोला था मैंने? ऊपर वाले में से एटॉमिक मास में से जेड को घटा दो तो कितना आ जाएगा? 2-1 आ जाएगा। और 2-1 यहाँ कैसे आया था? 1-1 बराबर जीरो। यहाँ कितना आ जाएगा? एक आ जाएगा। बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं मेरे दोस्त? बोलेंगे। भाई न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? दोनों का अंतर, दोनों का अंतर न्यूट्रॉन होता है। और ये वाला नंबर जेड है ही, ये वाला नंबर ए है ही। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। निम्न में से सम न्यूट्रॉनिक समूह कौन सा है? आइसोटोन्स बोलते हैं। आइसोटोन। सम। सम मतलब बराबर, समान। क्या समान होने चाहिए? न्यूट्रॉन। अब भैया न्यूट्रॉन तो हम निकालना जानते हैं, तो न्यूट्रॉन निकालना जानते हो, इसमें देखना 6C12। अब ऐसे मत देख लेना, देखो कई बार जैसे ये लिखा हुआ है, मैंने अभी आपको बताया था 6C14, ऐसे बताया था। तो आपने कहा भैया नीचे वाला तो परमाणु क्रमांक है, तो नीचे वाले का मतलब लेफ्ट साइड भी है। यहाँ भी बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते, नहीं तो लेफ्ट साइड हो या नीचे हो, ठीक है, इस साइड में होना चाहिए। इस साइड में, लेफ्ट साइड में हो, या तो नीचे हो चाहे ऊपर हो। जैसे यहाँ देखो, यहाँ लिख दिया 6। अब ऐसा ना हो कभी 6 में से 12 घटाने लग जाओ कि भैया ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा देंगे। नहीं, लेफ्ट और राइट देखना, लेफ्ट और राइट देखना। भैया क्वेश्चन में लिखा आएगा क्या 1H2? जरूरी नहीं है। पूछ लेगा ट्रीटियम में न्यूट्रॉन बताओ, और फॉर्मूला लिखकर ही दे 1H2 एग्जाम में, बिल्कुल जरूरी नहीं है। वो उम्मीद कर सकता है एग्जामिनर आपसे कि आप जानते हो उसको। कितने टिपिकल क्वेश्चन पूछ लेता है जीएस में, तो आप तो जानते हैं ना, टीचर्स से नहीं होते। कई बार ऐसे क्वेश्चन मुझे मिल जाते हैं एग्जाम में, मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं ये प्रश्न तो बच्चे से क्यों ही इसने पूछा। तो वो तो होता है, तो कुछ भी दे सकता भाई एग्जामिनर तो यहाँ अंतर कितना आया न्यूट्रॉन का? क्या बोलोगे? भैया न्यूट्रॉन 6 हो गए। यहाँ न्यूट्रॉन कितने हो गए? अंतर 7 आ गया। यहाँ न्यूट्रॉन कितने हो गए? आपका बड़े में से छोटा ही घटाना हमेशा, 8 आ गए। तो क्या न्यूट्रॉन सब में बराबर हैं? आप कहेंगे नहीं भैया। यहाँ देखना 6 न्यूट्रॉन हो गए, यहाँ 7 हो गए, और यहाँ 10 हो गए। क्या बराबर है? नहीं भैया। यहाँ देखना जरा अंतर, क्या बोलोगे? 8 हो गए भैया। यहाँ पर कितना हो गया? 7 हो गया भैया, और यहाँ पर 8 हो गया। क्या बराबर है भैया? नहीं जी भैया। यहाँ देखना 8 हो गए, 15 और 7 का डिफरेंस 8 हो गया, 16 और 8 का डिफरेंस 8 हो गया। सारे न्यूट्रॉन क्या हो गए? बराबर हो गए। तो सम न्यूट्रॉनिक हो गया। क्या हो गया ये भैया जी सम न्यूट्रॉनिक हो गया। हम इसको कभी गलत नहीं करें। बात क्लियर है? तो न्यूट्रॉन समझ गए, A-Z बराबर हो। ऐसे ही होते हैं जो मैं अभी आपको नाम बता रहा था, समस्थानिक। समस्थानिक इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं भैया हम आइसोटोप्स। क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स कहते हैं। अब आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है? जेड इक्वल होना चाहिए। जेड इक्वल होना मतलब परमाणु क्रमांक समान होना चाहिए। अच्छा भैया, जो नीचे लेफ्ट साइड की तरफ हो और जो नंबर हो, या तो लेफ्ट साइड में हो या नीचे हो, वही नंबर क्या है? आपका परमाणु क्रमांक लेफ्ट साइड में। जैसे इसकी बात की थी हमने अभी, 1H1 ये प्रोटियम है, 1H2 ड्यूटेरियम है। जैसे हम बात करें आपसे 1H3 ये ट्रीटियम है। इसका नाम होता है ट्राइटियम, भी कई बार बोलते हैं, ट्रीटियम भी बोलते हैं इसको, ट्रीटियम।
इसका नाम मैं आपको बता ही चुका। इन सब में मुझे बताइए परमाणु क्रमांक कितना है, एटॉमिक नंबर कितना है साथी। तो क्या बोलेंगे, जिनके परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो, उनको हम क्या बोलते हैं, समस्थानिक बोलते हैं। यानी एक ही तो स्थान हो गया उनका। पीरियोडिक टेबल में ये भी वन पे आ गया, ये भी वन पे आ गया, ये भी वन पे आ गया, हाइड्रोजन के साथ ही हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, हाइड्रोजन के। फिर आते हैं आपका संभारिक। संभारिक का मतलब होता है आपका आइसोबार्स। आइसोबार्स होते हैं साथी जिनका जिनका परमाणु द्रव्यमान या आपका परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, समान होता है। एटॉमिक मास शुड बी इक्वल, ठीक है, इन केस ऑफ आइसोबार्स। तो परमाणु भार कौन सा होता है, जो भैया ऊपर टंगा रहे। जैसे अभी मैं देखता हूं, आपसे पूछूं, आर्गन है, जैसे 18 आर्गन 40 हो गया आपका। मैं बोलूं 19 पोटेशियम 40 हो गया आपका। पोटेशियम को बोले 19 पोटेशियम 40 हो गया आपका। या मैं बोल दूं कैल्शियम का 20, कैल्शियम 20 पे आता है पीरियोडिक टेबल में, और 40 हो गया। तो यहाँ देखिए, ये जेड है, जेड डिफरेंट है या नहीं है, परमाणु क्रमांक अलग अलग है जी भैया, लेकिन परमाणु भार यानी द्रव्यमान संख्या ए को देखिए, ए कितना, ये भी 40, ये भी 40 और ये भी 40। तो अगर कभी ऐसा केस बने तो क्या हो जाएंगे, आइसोबार हो जाएंगे, आइसोबार हो जाएंगे। तो तीनों चीजें समझ में आई, आइसोटोप भी, आइसोबार भी, और आइसो न्यूट्रॉन भी, आइसोटोन जिनको हम बोलते हैं, आइसोटोन बोलते हैं। क्वेश्चन बनता है, सबसे ज्यादा आइसोटोप्स किसके हैं, बताओ जी, सबसे ज्यादा समस्थानिक किसके हैं। अब तुमको इन संख्या निकालने में, इन चीजों में अंतर नहीं, कंफ्यूज नहीं होना। सबसे ज्यादा जो समस्थानिक होते हैं वो होते हैं आपका किसके, पीओ के, यानी पोलोनियम के हैं। 27 इसके आइसोटोप्स हैं। कितने आइसोटोप्स हैं इसके, 27, 27। यहाँ से एक बात और ध्यान आती है हमको, यहाँ से एक बात और ध्यान आती है, कुछ तत्वों के लैटिन नेम भी पूछ लेता है, लैटिन नेम, लैटिन नेम पूछ लेता है, मतलब लैटिन भाषा में उसको किस नाम से बोलते थे। अच्छा, सोडियम का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, वो बताओ सारे। सोडियम का प्रतीक चिन्ह भैया एन ए है, एन ए है। अब सोडियम का नाम आप देखना जरा, सोडियम में कहीं भी एन वर्ड आ रहा है, सोडियम में कहीं भी एन वर्ड आ रहा है, आप कहेंगे भैया कहीं दूर दूर तक नहीं है, SODIUM ना, ए आ रहा है। फिर इसको Na क्यों कह दिया इन्होंने प्रतीक चिन्ह, तो याद रख लेना, इसका जो लैटिन नाम है वो नेट्रियम है। नेट्रियम के पहले लेटर है एन और ए, एन और ए। जैसे पोटेशियम है, पोटेशियम का साइन क्या है, पोटेशियम की स्पेलिंग में कहीं भी के आता है क्या, आप बोलेंगे भैया पोटेशियम की स्पेलिंग में कहीं भी के आता है, तो फिर इसको के साइन क्यों दे दिया, तो आप बोलेंगे इसका जो लैटिन नाम था, क्योंकि ये तत्वों के जो नाम है वो लैटिन भाषा से आए हैं, कैलियम, तो के इसीलिए लिया गया था, ठीक है। लेड है, जैसे लेड को पीबी कहते हैं, तो उसका नाम प्लम्बम है, क्या है, प्लम्बम है, ठीक है। क्या बोलोगे भैया, कैलियम प्लम्बम। तो ये लैटिन नाम भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। लेड का क्या होगा, जैसे टिन का पूछ लेगा, टिन का प्रतीक चिन्ह क्या है, SN है, तो SN तो आता नहीं कहीं भी भैया, स्टेनम होता है, क्या होता है, स्टेनम, स्टेनम होगा, ठीक है। कॉपर है, कॉपर, तो कॉपर का होता है आपका क्यूप्रम, CU इसीलिए बोलते हैं इसको। बात क्लियर हुई आज। पारा, जो जानते होंगे पहले से तो अच्छी बात है। क्या बोलेंगे, हाइड्राजीरम होता है, HG बोलते हैं ना पायरा को, हाई, सॉरी, हाइड्राजीरम होता है, क्या होता है, हाइड्रा, हाइड्राजीरम होता है। आयरन का क्या होता है, आयरन का क्या होता है आपका, आयरन का होता है आपका फेरम, क्या होता है, फेरम होता है, ठीक है। तो ये Pb हो गया, ये आपका SN होता है, ये CU होता है, ये HG होता है, ये Fe होता है। तो जो इनके नाम हैं, जो इनके प्रतीक चिन्ह हैं, वो लैटिन भाषा से लिए गए हैं, क्या बोलेंगे, लैटिन भाषा से लिए गए हैं। पढ़ाई पे ध्यान लगाएंगे दोस्त। ये क्लास इस एग्जाम के लिए, उस एग्जाम के लिए, इस तरह की बातें मत किया करो कि उसके लिए काफ़ी होगी, उसके लिए काफ़ी होगी। हम कंटेंट पढ़ते हैं साथी, है ना, उसको पढ़ रहे हैं।
पाश्चराइजेशन एक प्रक्रिया है कि दूध का पाश्चराइजेशन कर दिया। वैज्ञानिक थे आपका लुई पाश्चर, उन्होंने इस पद्धति को लाए। तो कैसे दूध के जो साथी आपका हानिकारक आपका उसमें अंदर जीवाणु है उनको मारा जाए। दूध को बहुत कम तापमान पर 24 घंटे तक रखा जाए, नहीं जी। दूध को 8 घंटे तक गर्म किया जाए, नहीं जी। दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाए और फिर एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाए, ये एकदम से सही था। इसी पद्धति को बोलते हैं हम पाश्चराइजेशन में आपका HTST, यानी हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर होता है आपका, ठीक है, हाई टेम्परेचर होगा आपका। और साथ ही क्या होगा, क्या बोलेंगे नहीं, इस पद्धति को नहीं बोलेंगे, सॉरी, बहुत देर तक की बात कर रहा है, इसको अलग नाम देंगे, पहले इसको समझे। हाई टेम्परेचर स्मॉल टाइम, एक तो ये है साथी कि दूध को गर्म कर लो आपका, कितना आपका एक होता है 72 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करो उसको, और देन उसको क्या कर लो, ठंडा कर लो। ठंडा आप कितनी देर उसको गर्म करें, तो गर्म करते हैं उसको 15 सेकंड, क्या बोलेंगे, 15 सेकंड गर्म करते हैं। तो ये तो हो गया स्मॉल टाइम के लिए, थोड़ी देर के लिए उसको क्या बोलो, थोड़ी टाइम के लिए, थोड़े समय के लिए ऊंचे टेम्परेचर पर उसको क्या कर लो आपका, गर्म कर लो। एक तरीका तो ये है। एक तरीका ये है कि 63 डिग्री सेल्सियस पर उसको 30 मिनट तक, 30 मिनट यानी कि देर तक गर्म कर लो और फिर उसको ठंडा कर लो, फिर उसको ठंडा कर लो, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे औरम होता है, बच्चा देख लिया करो, शुभम मालाकर यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, सर गोल्ड का क्या लैटिन नाम होगा। अब ऐसे तो 118 तत्व हैं आज, अब 118 के पूछने लग जाओगे क्या? फिर सर्च करो, जो नहीं जानते हैं उसको जानना चाहते हैं तो गूगल करें। जैसे गोल्ड का होता है AU, तो औरम होता है वो, औरम। ओके, दूध उदाहरण है एक, एक दूध क्या होता है, विलियन का उदाहरण है या फेन का उदाहरण है दूध, क्या बोलेंगे भैया आपका, दूध होता है पायस का उदाहरण, दूध पायस का होता है, ठीक है। लिक्विड, लिक्विड क्या होता है, जैसे तेल होता है, तेल ये इमल्सन होता है, क्या बोलेंगे, तेज हो गया। फेस क्रीम हो गई, फेस पर लगाने वाली क्रीम, ये क्या होती है, इमल्सन होती है, पायस होती है। पेन जो फोम होते हैं, फोम कौन कौन से होते हैं, जैसे सेविंग क्रीम होती है, सेविंग क्रीम, ठीक है, सेविंग क्रीम होती है। रबड़ होती है, रबड़, रबड़, ठीक है। स्पंज होता है, स्पंज, ये किस में आ जाते हैं आपका, फैन में आ जाते हैं। सॉल्यूशन आप जानते ही हैं, ठीक है। एक एरोसेल बहुत पूछे जाते हैं, एरोसोल, एरोसोल क्या होते हैं आपका, जैसे कोहरा, लिक्विड और गैस मिल जाएं जब, कोहरा होता है आपका, बादल होता है, धुआं होता है, यानी कि आपका क्या बोलेंगे, फॉग हो गया, क्लाउड हो गया आपका। तो ये क्या होते हैं आपका, ये आपका दोस्त कैसे बनेगा, एरोसोल, लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस, ठीक है, गैस में अगर कोई लिक्विड मिल जाए तो। इनमें से कौन कोलाइड नहीं है, कोलाइड नहीं है, इनमें से कौन सा बताएंगे, दूध, खून, आइसक्रीम और शहद। अब आप फिजिक्स में एक चीज पढ़ते होंगे, आपने अपने रोशनदान से भी देखा होगा कि भैया कोलाइड को कैसे डिफाइन करेंगे। कोलाइड होता है, कोलाइड होता है जो टिंडल प्रभाव को दर्शाए, टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव को दिखाता है, शोज द टिंडल इफेक्ट, ठीक है। या मैं आपसे बोलूं कि ब्राउनी गति को दिखाता है, ब्राउनी गति, ब्राउनी मोशन को दर्शाए। अब ये दोनों चीजें आप जानते हैं, टिंडल इफेक्ट और ब्राउनी मोशन क्या होता है। तो आप कहेंगे टिंडल इफेक्ट ऐसे हो सकता है भैया, कैसे बताऊं। टिंडल इफेक्ट कर तो सकते हैं क्लास में, लेकिन यहाँ कोई है नहीं, लाइट बंद करनी पड़ेंगी। आप ऐसे समझो, समझ जाओगे आप। एक गिलास है, गिलास में आप पानी भर सकते हैं, आप भी करके देख सकते हो घर। जी भैया, इधर से आप इसमें टॉर्च लगाना, एक साइड से अंधेरे में, और ये देखना जो पानी के अंदर है, पानी के अंदर स्कैटरिंग हो रही है लाइट की, प्रकाश फैल रहा है अंदर या नहीं फैल रहा है, प्रकाश फैल रहा है नहीं फैल रहा है। तो कौन सा कोलाइड नहीं, आप देखोगे दूध के अंदर दूध भर लेना गिलास में, कांच के गिलास में, ऐसा नहीं स्टील के में भर लो कभी, फिर तो लाइट जा ही नहीं पाएगी। कांच के गिलास में दूध भरो, इधर से चारों तरफ अंधेरा करके अपने
एक टॉर्च जलाना उस पर या फोन की लाइट जलाना, तो आपको दिखेगा कि दूध के अंदर भी प्रकाश का फैलाव है। तो यानी कि दूध टिंडल इफेक्ट को दिखाता है। ब्लड भर लेना किसी चीज में भैया ये रहने देना, मतलब इसको तो रहने ही देना, ठीक है, मतलब समझ जाओ तुम ऐसी। आइसक्रीम भी टिंडल इफेक्ट को दिखाएगी, ठीक है, लेकिन शहद कभी भी टिंडल इफेक्ट को नहीं दिखाता है, ठीक है, ना ही ब्राउनी गति को। ब्राउनी गति क्या होती है, आपने अपने घर के रोशनदान में देखा होगा, सूर्य की किरणें आ रही हैं, सूर्य की किरणें आ रही हैं, उसमें धूल के कण कितना भागते रहते हैं, बहुत तेज गति रहती है धूल के कणों की, देखा है, जी हाँ, ठीक है। आगे। ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए कि कौन सी है, आपका दोस्त क्या बोलेंगे, आपका इम्प्योरिटीज को क्या करना है, प्योरीफाई करना है, तो कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है, नहीं है, क्या बोलेंगे आपका। आसवन क्या होता है, जिनके टेम्परेचर्स अलग होते हैं उनको अलग करना, अशुद्धियों के लिए थोड़ी होता है आपका। उर्ध्वपातन हो सकती है भैया, उर्ध्वपातन हो सकती है, जैसे मैं बोलूं आपसे रेत और नेफ्थलीन है, इन दोनों को अलग करना है, तो आप क्या करोगे इसके लिए, इसको प्रयोग कर सकते हैं, तो आप कहेंगे भैया सब्लिमेशन का, तो नेफ्थलीन क्या होगा आपका, ये डायरेक्ट सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में, जानते हो ना, नेफ्थलीन आपका अमोनियम क्लोराइड हो गया, आपका आपका कपूर हो गया, पूजा में जो प्रयोग होता है, तो ये क्या हो जाएगा, इससे अलग हो जाएगा, इससे अलग हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत कोई परेशानी। क्रिस्टलीकरण का प्रयोग भी होता है, ठीक है, अलग क्रिया में, आसवन का नहीं होगा। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं, कोई सॉलिड है, वही किसी चीज को आप गर्म कर रहे हैं, जैसे सॉलिड कोई बर्फ है, भाई सॉलिड क्या है, बर्फ है, इसको आप गर्म करें तो बर्फ का क्या बनेगा सबसे पहले, तो आप कहेंगे सॉलिड से भैया लिक्विड होता है, यानी कि आपका बर्फ से क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा, और फिर भी और गर्म करते रहें तो लिक्विड से क्या बन जाएगी, भाप बन जाएगी, वाष्प बन जाएगी, ठीक है, यही तो प्रोसेस होता है। लेकिन अगर डायरेक्ट सॉलिड से गैस बन जाए, यानी लिक्विड बने ही ना, उसी को हम बोलते हैं आपका सब्लिमेशन, सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन, और जो इसको फॉलो करते हैं उनको बोलते हैं ऊर्ध्वपातज, क्या बोलते हैं उनको, उनको सब्लिमेट बोलते हैं, सब्लिमेट, कौन कौन से जो नाम मैंने अभी लिए थे। पूजा में आपके कपूर है, कभी भी पिघलेगा नहीं, डायरेक्ट जलाते ही स्वाहा। एक आपका साथी NH4Cl होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है, अमोनियम क्लोराइड, इसी को नौसादर हम कहते हैं। एक आपका नेफ्थलीन होता है, नेफ्थलीन होता है, ठीक है, नेफ्थलीन की गोलियां अक्सर आपने देखा होगा, नया पर्स खरीद के आप लाए, उसमें अंदर रखी हुई आई, लड़कों वाले में नहीं, लड़कियों वाले पर्स में आती हैं, ठीक है, शूज में आ जाती हैं, कई बार बैग्स में आ जाती हैं, तो ये क्या होता है, डायरेक्ट जो बदल जाए, ठीक है। कंडेंसेशन क्या होता है, संघनन, संघनन होता है आपका साथी, संघनन होता है आपका, क्या बोलेंगे, जैसे कोई वाष्प को हम किस में बदल रहे हैं, ठोस में बदलने का प्रयास कर रहे हैं, यानी कि हम गैस से कहाँ की तरफ लेके जा रहे हैं, सॉलिड की तरफ लेके जा रहे हैं। वाष्पन क्या होता है, लिक्विड से साथी क्या बन रही है, गैस बन रही है। उबलना आप जानते ही हो, ठीक है, उबलने का सिद्धांत आप समझते हैं। यूनेस्को ने 2019 के उत्सव को रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में, इसने कितने साल पूरे होने का जश्न मनाया, 2019 में कितने का जश्न मनाया, बोलेंगे, तो आप कहेंगे भैया एक हमारे थे मेंडलीव, आवर्त सारणी के जनक कौन है, मेंडलीव, और मेंडलीव ने अपनी जो आवर्त सारणी बनाई थी, मेंडलीव फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल हैं, जी भैया हम जानते हैं, क्या बोलेंगे, पीरियड, पीरियोडिक टेबल के फादर हैं ये नहीं है, जी भैया, पीरियोडिक टेबल इन्होंने बनाई, ये बात हम जानते हैं, ठीक है। कब बनाई थी इन्होंने पीरियोडिक टेबल, 1869 में, तो कितने साल हो गए आपका, 2019 में आप कहेंगे 150 साल हो गए, उन्हीं की याद में, आवर्त सारणी की याद में। मेंडलीव ने जो अपनी आवर्त सारणी बनाई थी, इन्होंने कितने एलिमेंट्स बताए थे, 63 एलिमेंट्स बताए थे। उस समय कितने एलिमेंट्स थे इसमें, 63 तत्व थे, कितने तत्व थे, 63 तत्व थे। क्या किस बेसिस पर इन्होंने बनाई थी, क्या आधार था इनका, क्या आधार था, इनका आधार था परमाणु भार, एटॉमिक वेट, इनका परमाणु भार जो ए था, ए, तो इन्होंने कहा था कि किसी भी तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, यानी कि द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक वेट। इन्होंने संबंध किससे जोड़ा, परमाणु भार से। लेकिन एक भाई साहब और आए,
आपका मोजले, उन्होंने बनाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मोजले, क्या बोलेंगे, मोजले जब ये आए आपका, इन्होंने बनाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इन्होंने किस बेसिस पर बनाई थी? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बनी आपका, पीरियोडिक टेबल जो ये साथी आपका बनी, किस बेसिस पर बनी? इन्होंने बताई आपका, कब बनाई थी इन्होंने, इनका भी ईयर आपको पता होना चाहिए, 1913। जो तत्व इन्होंने बताए दोस्त, ये कहते हैं, ये याद रख लेना, वर्तमान में तत्व कितने हैं? वर्तमान में है 118 एलिमेंट्स, 118 तत्व। इन्होंने अपनी जो आवर्त सारणी का आधार बनाया, वो बनाया परमाणु क्रमांक। यानी आधुनिक आवर्त सारणी किस पर डिपेंड करती थी? जेड पर, यानी कि एटॉमिक नंबर पर। वो एटॉमिक वेट और मास पर, ये एटॉमिक नंबर पर। तो ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण वो परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। यानी कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस बात में? तो दोनों के आधार आपको पता होने चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है, और ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? बहुत थैंक यू नितिन कुमार जी, बहुत बढ़िया। आगे आएंगे, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी होगी अगर हम बोलना चाहें तो? सोडियम है, कैल्शियम है, आयरन है, या फिर पोटेशियम होगी जो सबसे ज़्यादा क्रियाशील होती है? क्या बोलेंगे जी? सबसे ज़्यादा क्रियाशील होती है भैया पोटेशियम। ठीक है, सोडियम को कहाँ रखा जाता है बताएंगे जरा? सोडियम को कहाँ रखते हैं? पोटेशियम, पोटेशियम के बाद में आपका सोडियम होती है, सोडियम के बाद में कैल्शियम, और फिर आपका क्या हो जाती है? Fe हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही पूछा जाता है सबसे क्रियाशील धातु, सबसे भारी धातु कौन सी होती है? सबसे भारी धातु, इस तरह के क्वेश्चंस मैं उम्मीद करूंगा आप जानते होंगे, बेसिक्स आप जानते होंगे। ठीक है, यूरेनियम, बेसिक्स जान लो अगर नहीं जानते हो तो, जानना जरूरी है, नहीं जानोगे तो फिर कैसे सफल होंगे? आवर्त सारणी जानते हो पूरी? बताएं जी, आवर्त सारणी आप जानते हैं सारी की सारी, नहीं जानते हैं? बोलना, बोलो भाई, जानते हैं, पढ़ी है? जी भैया पढ़ी है। पढ़ी है भैया, नहीं पढ़ी है बताएंगे? जी भैया पढ़ी है। ठीक है, तो जो आवर्त सारणी है दोस्त आपका, जो आवर्त सारणी है आपका, जी भैया मैंने पढ़ रखी है उसको। ठीक है, अच्छी बात है, पढ़ रखा है तो उसमें कितने ब्लॉक होते हैं जरा बताएं? तो आप क्या बोलोगे भैया? ये एस ब्लॉक होता है, इधर एस ब्लॉक होता है, इधर पी ब्लॉक होता है आपका, इधर डी ब्लॉक होता है, और ये एफ ब्लॉक होता है। क्या होता है ये? एफ ब्लॉक होता है। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि एस ब्लॉक में जो आवर्त सारणी है, उसमें आवर्त कितने होते हैं? आवर्त का मतलब है मेरा, क्या बोलेंगे भैया, आवर्त कैसे होते हैं? जो पड़ी हुई लाइन है, आवर्त जो होते हैं पड़ी लाइन, आवर्त होते हैं 7, और जो इसमें समूह होते हैं, समूह कितने होते हैं इसमें? 18। ये कौन सी होती हैं? खड़ी लाइंस होती हैं, कॉलम होते हैं ये। क्या होते हैं ये? खड़ी लाइन है, यानी जो कॉलम्स है, ये वाला कॉलम, जैसे इसमें आते हैं आपका आपका इनर्ट गैसेस, अक्रिय गैस है, हेमा, नीना और करीना के एक्शन है रंगीन, हीलियम है, आर्गन है आपका, आपका आर्गन हो जाती है, नियॉन इसी में आ जाती है, पहले हीलियम आती है, फिर नियॉन आती है, फिर आर्गन आती है आपका। ठीक है, हेमा, नीना, और फिर आती है क्रिप्टॉन, फिर आती है जेनॉन, फिर आती है रेडॉन। जैसे इसमें हाइड्रोजन से शुरू करते हैं, हाइड्रोजन आती है, हाइड्रोजन के बाद में क्या आता है? लिथियम आता है, फिर बेरिलियम आता है नहीं आता? बोलो, बोलेंगे फिर? आता है इसमें बेरिलियम? आप कहेंगे नहीं भैया, यहाँ आता है हाइड्रोजन, लिथियम आता है, लिथियम आता है आपका, आएगा नहीं? जी भैया, लिथियम के बाद में क्या आता है यहाँ पर? हेलिना, सोडियम आता है, फिर आता है आपका, क्या बोलेंगे, सोडियम के बाद में आपका पोटेशियम आ जाता है, फिर रूबिडियम आता है, रूबिडियम के बाद में क्या आता है यहाँ पर? बोलेंगे फटाफट से? सजे आता है, कहा आता है, सीजियम आता है, फिर फ्रांसियम आता है। इसमें कौन सा आता है? यहाँ पर बेरिलियम आता है, बेरिलियम आता है, यहाँ पर मैग्नीशियम आ जाता है, यहाँ पर कैल्शियम आ जाता है,
कैल्शियम के बाद में क्या आता है, स्ट्रोंशियम आ जाता है, फिर बेरियम आ जाता है, बेरियम, ठीक है, फिर आपका आर्य आ जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो ये तो जनरल बात हुई। मैं आपसे जो जानना चाह रहा हूँ वो मुझे बताएं कि भैया आवर्त कितने होते हैं, वो 7 होते हैं, और समूह कितने होते हैं, वो आपके 18 होते हैं, 18 खड़ी लाइन, ठीक है। तो जो एस ब्लॉक है उसमें कौन कौन सी लाइन आ जाती है आपका, एक दो समूह आएंगे, एक दो खड़ी लाइन, तो ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। ऐसे ही जो पी होता है, पी में कितने से कितने तक के समूह आते हैं, 3 से 12 तक। तीसरा यहाँ आएगा, यानी कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये बोरॉन है, बोरॉन है। बोरॉन के बाद में क्या आ जाता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन और फिर नियोन आता है। ये आते हैं ना भाई, बोरॉन फैमिली आती है, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आता है, फिर हीलियम आता है, फिर इधर आ जाता है लिथियम, क्या आ जाता है, लिथियम, इधर बेरिलियम, यहाँ आते हैं फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और फिर नियोन आता है। आएंगे नहीं आएंगे, यस और नो? सारे दोस्त बोले जी भैया आते हैं। तो जो पी आपका शुरू होता है, पी वो 3 से 12 समूह तक होता है, 3 से 12 कॉलम तक होता है, ठीक है। डी जो होता है आपका दोस्त, वो होता है आपका, डी क्या बोलेंगे, एस पी डी, सॉरी मैं गलत बोल गया। पी जो होता है आपका, पी कहाँ से होता है, 13 से 18, एक दो, क्या बोलेंगे यहाँ पर, फिर आपका ये बीच वाले नंबर भी तो बचे, क्या बोलेंगे यहाँ, पी जो होता है आपका, पी जो होता है वो होता है 3 से, फिर मैं वही ध्यान लगा रहा हूँ, पी पी होता है आपका किससे, पी होता है आपका 13 से 18, लास्ट होगा ना, ये 13, 14, 15, 16, 17, 18 होता है। जो डी होता है, डी होता है दोस्त, वो होता है 3 से 12, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 होता है। और जो एफ होता है आपका, एफ होता है, उसमें आपका 28 एलिमेंट्स को हम अलग से रखते हैं जो नीचे हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं आपका, इन्हीं 28 एलिमेंट को हम बोलते हैं लेंथिनाइड और एक्टिनाइड। क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड, लेंथेनाइड बोलते हैं इन्हीं को, क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड कहते हैं। लेंथेनाइड होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर कितने से है, 58 से 71 तक एटॉमिक नंबर हो जिनका, ठीक है। और एक होते हैं एक्टिनाइड, क्या होते हैं, एक्टिनाइड। एक्टिनाइड कौन से होते हैं, जिनका परमाणु क्रमांक 89 से 103 है, 103 है, ठीक है, याद रखेंगे। तो पहले एस आएगा, फिर पी, फिर डी, फिर एफ आता है। तो क्या बोलेंगे, यहाँ 1 से 2 हो गए, इसमें इसमें डी में होते हैं आपका 3 से 12, और साथ ही आपका 3 से 12, 13 से 18 किस में हो जाएंगे, पी में हो जाएंगे, और एफ हो जाएगा। कोई दिक्कत? बोलेंगे भाई। हाँ, कैसे भी याद करिए भैया, मैंने पूरी ट्रिक से याद करी है आपका पीरियोडिक टेबल, बड़ी कमाल की बात है, बहुत शानदार। अच्छा, अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पर कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं, चलो आगे आएगा, इनर्ट गैसेस का क्वेश्चन मैंने एक रखा था आपके लिए, वहाँ पे समझाऊंगा वो चीज़ें। नीलम यानी रूबी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, नीलम का होता है एल्यूमिनियम आपका साथी ऑक्साइड होता है। कभी भी नीलम पूछ ले, जो ये मणि होती हैं, माणिक्य होते हैं, डायमंड्स जो होते हैं, तो डायमंड्स होते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। एक होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोलोगे इसको, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड किस लिए काम आता है, ये वाटर प्रूफ क्लोथ्स बनाने में काम आता है। क्या बनाने में, वाटर प्रूफ क्लोथ्स। कौन बनाता है, आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है। ऐसे ही आपसे कभी मोती का भी पूछ सकता है, मोती जो समुद्र में पाए जाते हैं, स्टोन्स, उसका क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। मोती बहुत पूछा जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा। मैं कुछ फॉर्मूले लिखता हूँ, आप मुझे, ठीक है, नहीं भैया, उसके लिए आपका अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान संघ काम करता है, शंकर चौधरी। मुझे बताएं, एक बार मैं कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूँ, मुझे बताना वो किसके फॉर्मूले हैं। Na2CO3 × 10H2, NaHCO3 हो गया आपका, NaHCO3 हो गया आपका। मुझे बताओ आप दोस्त, CaSO4 × ½ H2,
हाफ H2O। मुझे बताओ CaSO4 इंटू 2H2O, ये किसका फॉर्मूला होगा? मुझे बताओ Na2B4O7 O7 इंटू 10H2O, ये किसका फॉर्मूला होगा? मुझे बताओ NaNO3, ये किसका फॉर्मूला होगा? मुझे बताओ MgSO4 इंटू 7H2O, ये किसका फॉर्मूला होगा? मुझे बताओ CaOCl2, ये किसका फॉर्मूला होगा? मुझे बताओ आप FeSO4 इंटू 7H2O, ये किसका फॉर्मूला होगा? तो ये बहुत सारे साथी वो फॉर्मूले हैं जो ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। याद है ना, जब आप हम लोग 10th में थे, फिटकरी कैसे याद करते? K2SO4 इंटू L2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O, भैया ऐसे याद कर लेते थे। ठीक है फिर उसका रासायनिक मतलब रटना पड़ता था, तब उतना आसान नहीं था। Na2, तो ये क्या बोलेंगे? सोडियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट को ही हम क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट को ही हम कहते हैं आपका, क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट को ही हम बोलते हैं आपका, क्या बोलेंगे? बोलो भी फटाफट से। धावन सोडा, धोने का सोडा। ठीक है, वॉशिंग सोडा भी इसको बोलेंगे। धोना का मतलब वॉशिंग होता है, इतना तो जानते होगे ना बुद्धू। सोडियम H आ गया तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, ये खाने का सोडा है। सोडियम H आते ही क्या हो गया? बाइकार्बोनेट। कैसा है ये, बताओ फटाफट से। ये भैया आपका बाइकार्बोनेट होता है, यानी ये खाने का सोडा हो गया। किसका हो गया? खाने का सोडा हो गया, खाने का सोडा। CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट, आधा मतलब हेमी हाइड्रेट। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट और आपका क्या बोलोगे? हेमी हाइड्रेट। किसका फॉर्मूला है तीसरा? सारे दोस्त बोलो। हेमी हाइड्रेट। क्या बोलोगे भैया, किसका फॉर्मूला है? CaSO4 इंटू वो POP हो गया, ये जिप्सम हो गया दोस्त आपका, ये जिप्सम हो गया। क्या बोलोगे? कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हो गया आपका। ये क्या हो गया? ये बोरेक्स का फॉर्मूला है, बोरेक्स, यानी कि सुहागा का फॉर्मूला है, सुहागा, बोरेक्स का फॉर्मूला है। ये क्या है? ये चिली साल्ट पीटर है, सोडियम नाइट्रेट, चिली सोरा बोलते हैं इसको, चिली, क्या बोलेंगे? चिली साल्ट पीटर का फॉर्मूला है। MgSO4 7H2, दोनों को देखना, ये FeSO4, ये MgSO4। ये क्या है? ये एप्सम साल्ट है, एप्सम साल्ट का फॉर्मूला है। CaOCl2, ये क्या है? ये व्यंजक चूर्ण है, व्यंजक अर्थात ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग, ब्लीचिंग पाउडर का है। ब्लीचिंग पाउडर रंग उड़ाने के जो काम आए, ब्लीचिंग। देखा ना, बहुत सारे लड़के ऐसे ऊपर से हरे पीले बाल करवा लेते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? कैल्शियम CaOCl2। ठीक है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट भी बोलते हैं इसको। ये किसका है? ये है आपका ग्रीन विट्रॉयल, हरा कसिस का, हरा कसिस, ग्रीन विट्रॉयल। क्या बोलेंगे? ग्रीन विट्रॉयल का फॉर्मूला है, ग्रीन विट्रॉयल का फॉर्मूला है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलेंगे भी फटाफट से भैया, पांचवे का सुहागा होगा। अनामिका जी, बहुत ठीक उत्तर आपने दिया था, बहुत बढ़िया। ठीक है पलक, आपका स्वागत है बहन। आगे, निम्न में से किसको अनबुझा चूना कहते हैं? जो बुझा हुआ नहीं है, क्विक लाइम पूछता है, क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, बताएंगे? क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होगा सारे दोस्तों की तरफ से? अभी मैंने बताया था CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये क्या है? ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जिससे घर की सीलिंग बनती है ऊपर वाली, ठीक है, मूर्तियां बनती हैं। एक CaSO4 इंटू 2H2O मैंने अभी बताया आपको, ये किसका है? ये जिप्सम का फॉर्मूला है, जिप्सम का, जिप्सम का फॉर्मूला है। ठीक है, यही अनबुझे चूने से, क्विक लाइम से ही याद आता है आपको किसके बारे में? सीमेंट के बारे में। सीमेंट जो पोर्टलैंड ने बनाया था, सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? पोर्टलैंड ने। ठीक है, पोर्टलैंड ने किया था। अब ये जो सीमेंट है, ये किससे मिलके बनता है? ये कैल्शियम ऑक्साइड से मिलके बनता है, और साथ ही आपका SiO2, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड मतलब 50 से 60% होता है इसमें, और सिलिकॉन ऑक्साइड होता है 20 से 25%, 20 से 25% होता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड ये सिलिका है, सिलिका मतलब रेत है, रेत है। क्या होगा? सिलिका, यानी कि आपका ये रेत है, बोलेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बहुत बढ़िया जी, ए होगा भैया, ए होगा।
तो क्या बोलेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड को ही हम क्विकलाइम यानी अनबुझा चूना कहते हैं। एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा होता है? बॉक्साइट होगा क्या? बॉक्साइट, Al2O3 इंटू 2H2O, ये होता है क्या बॉक्साइट का? जी भैया, सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है एल्यूमिनियम का ये। एल्यूमिनियम का साथ ही कोरंडम भी होता है। कोरंडम, कोरंडम क्या होता है आपका? कोरंडम होता है Al2O3 होता है, O3। कैलामाइन क्यों नहीं है जी? कैलामाइन क्योंकि साथी जिंक का है, जिंक का। कैल्साइट किसका है साथी? ये कैल्शियम का है। और लेड किसका? ये पीबी, यानी कि पीबीएस बोलते हैं, गैलेना का फॉर्मूला पीबीएस, लेड का। प्लम्बम अभी बताया था ना, पीबी। मुझे बताओ डोलोमाइट किसका अयस्क है? डोलोमाइट किसका अयस्क है? डोलोमाइट। तो आप कहेंगे डोलोमाइट जो होता है भैया, MgCO3 इंटू CaCO3, किसका कहेंगे? तो आप कहेंगे भैया मैग्नीशियम का भी होता है, कैल्शियम का भी होता है। एग्जामिनर किसका नाम देगा? एक का नाम देगा, मैग्नीशियम कैल्शियम, तो एक को चुन लेंगे। दोनों दे देगा किसी ऑप्शन में, तो दोनों को चुन लेंगे। कैल्वेराइट किसका अयस्क है? कैल्वेराइट किसका? और अयस्क समझते हो ना, ORE। तो क्या बोलेंगे भैया, ये आपका Ag इंटू AU। Ag क्या होता है? चांदी। AU क्या होता है आपका? AU होता है गोल्ड। और टी मतलब टेलुरियम। तो तीनों का होता है, जैसे देगा ऑप्शन ऐसे देख लेंगे। हेमेटाइट का, हेमेटाइट तो आप जानते ही होंगे। मैग्नेटाइट का फॉर्मूला बताइए। मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? तो आप कहेंगे भैया वो आयरन का है, इसको बोलते हैं Fe3O4। Fe3O4 इसको हम बोलते हैं। रूटाइल किसका अयस्क है? रूटाइल, रूटाइल वो है आपका साथी टेलुरियम का। किसका? TiO2 होता है। क्या होता है? TiO2 होता है। जैसे इल्मोनाइट पूछ ले आपसे, क्या पूछ ले? इल्मोनाइट पूछ ले, ये किसका अयस्क है? तो इल्मेनाइट है आपका FeO इंटू TiO2, यानी आयरन और टेलुरियम दोनों का है। इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, आगे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित है? सही सुमेलित है। एल्यूमिनियम का अयस्क क्या बॉक्साइट है? सही सुमेलित नहीं है। कॉपर का क्या सिनेबार होता है? गलत है। कॉपर के साथ ही क्या होता है? सिनेबार होता है? नहीं जी, सिनेबार तो मरकरी का है, HgS होता है, मरकरी सल्फाइड होता है। कॉपर के तो साथी आपका कॉपर पायराइट होता है, CuFeS2। ठीक है, कॉपर ग्लांस होता है, Cu2S। ठीक है, और क्या होता है आपका Cu2, कॉपर पायराइट हो गया, या आपका हाँ कॉपर ग्लांस भी होता है, और भी बहुत सारे होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? आयरन पायराइट होता है वो तो, Cu, कॉपर पायराइट CuFe2, आयरन पायराइट हो गया, ठीक है। आयरन पायराइट आएगा ये तो, सॉरी। कॉपर का कॉपर पायराइट होता है, क्या होता है? क्यूप्राइट होता है। कॉपर ग्लांस होता है, क्यूप्राइट होता है इसका, क्यूप्राइट। ठीक है, ये कॉपर ग्लांस हो गया आपका। जिंक का क्या कैलेमाइन होता है, अभी जाना हमने, ये भी ठीक। आयरन का हेमेटाइट होता है, जी भैया। मोनोजाइट किसका अयस्क है बताइए? मोनोजाइट किसका अयस्क है? मोनोजाइट। तो मोनोजाइट आप बोलेंगे भैया ये थोरियम का अयस्क है। किसका? मोनोजाइट का थोरियम का अयस्क। और थोरियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? बताए भी, थोरियम का परमाणु क्रमांक 90 होता है। जैसे मैं आपसे बोलूं पिच ब्लेंड किसका अयस्क है? पिच ब्लेंड। तो पिच ब्लेंड आप क्या बोलेंगे? पिच ब्लेंड आप कहेंगे भैया वो यूरेनियम का अयस्क है। किसका? यूरेनियम का अयस्क है। इसका परमाणु क्रमांक 92 है, 92 है, 92 है। निम्नलिखित में से कौन है जो मिश्र धातु नहीं है? बताएंगे एक बार, कौन है जो मिश्र धातु नहीं है? स्टील, पीतल, ब्रॉन्ज या फिर तांबा? तो स्टील क्या मिश्र धातु है? जी भैया, आयरन में अगर मैं कार्बन मिला दूं तो ही स्टील बनेगी, तो ये तो मिश्र धातु है आपका। पीतल, पीतल की बात करें Cu+Zn, यानी कि आपका कॉपर को 70 और 30% के रेट में अगर मिलाया जाए तो क्या बनता है? पीतल बनता है। ब्रॉन्ज की अगर बात करूं आपका Cu+Sn, कॉपर और टिन को अगर मिला दिया जाए तो ब्रॉन्ज बनेगा, लेकिन तांबा किसी से थोड़ी ना बनेगा। तांबा किसी से थोड़ी ना बनेगा, जी भैया। जैसे मैं बोलूँ जर्मन, जर्मन सिल्वर किस किस से मिलके बनता है? कोई कई बार तो ये पूछ रहा था जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितने % होता है? आप कहेंगे भैया इसमें सिल्वर होता ही नहीं, कॉपर, निकिल और जिंक होते हैं। जैसे टांका पूछ लेता है, टांका लगता है ना तारों में,
पीसीबी बोर्ड पर लगता है, प्राइमरी सर्किट बोर्ड पर। सोल्डर जो होता है आपका, तो ये किससे बनता है? लेड इसमें 67% होता है और टिन होता है इसमें 37%। जहाज़ों में जो साथी बहुत मजबूत बर्तन भी बनाए जाते हैं, हवाई जहाज की बॉडी, मैग्नीलियम। तो मैग्नीलियम किससे बनता है? एल्यूमिनियम प्लस मैग्नीशियम होता है। एल्यूमिनियम 90%, एल, अरे ये तो जानते हो ना, एल एल्यूमिनियम है। और मैग्नीशियम आपका लगभग उसने 8 से 10% मिलाया जाता है। ये आपका कितना हो गया? लेड और टिन 67 और सॉरी 67, सॉरी 67 नहीं, 63 और 37 के रेशियो में होते हैं, दोनों के दोनों। तो मिश्र धातु से मतलब क्या समझे? मिश्र धातु हो गया जो दो धातु या दो से अधिक धातुओं से मिलके बनी हो। अब धातु क्या होती है? धातु क्या होती है? धातु को कैसे परिभाषित करेंगे? धातु में कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए बताएंगे? जो मेटल है, जो साथी मेटल है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? मेटल की सबसे जो आपका सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है वो है दोस्त आपका कौन सी? उसकी तन्यता, कि धातुओं के तार खींचे जा सकते हैं। जैसे कि आपका क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी, तन्य होनी चाहिए वो। जैसे सोने के तार खींचे जा सकते हैं, चांदी के तार, एल्यूमिनियम के, कॉपर के, इन सब के तार खींचे जा सकते हैं। दूसरी होती है साथी आपकी मैलाबिलिटी, आघात वर्धनीयता, कि उस पर अगर हम चोट मारे तो वो फैल के उसकी सीट बन सकती है, चादर बन सकती है उसकी। ठीक है, ओढ़ने वाली चादर नहीं, सीट। इसको बोलते हैं मैलाबिलिटी। क्या बोलते हैं? मैलाबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, यही धातु है जो इस जिनके ये चीज वो फॉलो करती हैं। अच्छा, फिर आती है अधातु। अधातु कौन सी होती हैं? जो तन्यता और आपका नॉन मेटल्स कौन से होंगे? नॉन मेटल्स होंगे जो आपका इनको फॉलो ना करे, इन दोनों चीजों को। तो नॉन मेटल से कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं आपका। ठीक है, नॉन मेटल से एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। जो लिक्विड नॉन मेटल है वो कौन सा है? लिक्विड आपका, लिक्विड है वो ब्रोमीन है। कौन है? लिक्विड ब्रोमीन है। एक आती हैं आपकी सब मेटल्स, उपधातु। क्या बोलती हैं? उपधातु, जिनको मेटलॉइड्स भी हम कहते हैं। क्या बोलते हैं? जिनको हम मेटलॉइड्स भी बोलते हैं। मेटलॉइड्स भी जिनको हम कहते हैं। और उपधातुओं में कौन कौन आते हैं? आपका बोरॉन आ जाता है, बोरॉन। ठीक है, सिलिकन आ जाता है, सिलिकन। सिलिकन पूछ लिया जाता है। आर्सेनिक पूछा जाता है, आर्सेनिक। आर्सेनिक। आस्टेटिन पूछा जाता है, एस्टेटिन। एग्जाम में पूछा है कुल कितनी होती है, तो 6 कह देंगे, क्योंकि एनसीईआरटी 2 को मानता नहीं है। आपका एस्टेटिन क्या बोलेंगे? एंटीमनी आ जाता है, एंटीमनी आ जाता है। पोलोनियम आ जाता है, पोलोनियम आ जाता है। जर्मेनियम आ जाता है, जर्मेनियम। इसमें से दो आपका क्या बोलेंगे भैया? कौन सी है? सिलिकन और जर्मेनियम को क्या बोलते हैं जरा बताना? इनको चालकों में भी रखते हैं, अर्धचालक हैं ये। क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? अर्धचालक हैं ये। ठीक है, राम गोपाल जी बहुत प्यारा नमस्कार और नमस्ते मेरे साथी आगे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन केवल कार्बन से बना हुआ है? जो कार्बन से बना हुआ होता है, केवलार, लेक्सान, क्या बोलेंगे? ग्रेफीन को हम जानते हैं, ग्रेफीन। हीरा किसका बना हुआ होता है? कार्बन का। ठीक है, ग्रेफाइट किसका बना हुआ होता है? ग्रेफाइट आपका। और अगर मैं बात करूं फुलरिन किसका बना होता है? फुलरिन, ये भी कार्बन के। फुलरिन की जो साथी संरचना है कैसी है? फुटबॉल जैसी होती है, फुटबॉल जैसी। ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है? वो होती है आपका षटकोणीय, हेक्सागोनल होती है। क्या होती है? हेक्सागोनल होती है। ठीक है, तो ये किसके? कार्बन के। कार्बन से ही साथी कोयला बनता है। ठीक है, सबसे अच्छा कोयला कौन सा है बताएंगे? कोयले में अगर हम कोल की बात करते हैं तो कोयले में आता है भैया सबसे अच्छा एंथ्रेसाइट। कौन सा आता है? एंथ्रेसाइट आता है। और एंथ्रेसाइट में जो कार्बन होता है, जो कार्बन होता है वो 90 से 98% तक होता है, एंथ्रेसाइट। दूसरे नंबर पर जो अच्छा कोयला होता है वो होता है बिटुमिनस। क्या होता है? बिटुमिनस होता है। तीसरे नंबर पर जो कोयला होता है साथी वो होता है आपका लिग्नाइट। और चौथे नंबर पर जो होता है वो होता है आपका पीट कोयला। कौन सा होता है? वो पीट कोयला होता है। ठीक है, पीट कोयला होता है। निम्नलिखित में से किसको एक स्नेहक यानी ल्यूब्रिकेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? ल्यूब्रिकेंट, तो क्यूप्राइट को बोलेंगे या ग्रेफाइट को? तो बाहरी मशीनों में ग्रेफाइट का प्रयोग जो होता है वो ल्यूब्रिकेंट के रूप में होता है। ठीक है,
ल्यूब्रिकेंट के रूप में होता है। अभी मैंने बताया था कैसे होता है, समषटभुज के रूप में होता है, रेगुलर हेक्सागन के इसकी आकृति होती है, षटकोणीय होती है। ल्यूब्रिकेंट समझिए, आप भी देखते होंगे अपने घर, ग्रीस आदि जैसे हम बोल देते हैं, ऑयल डाल देते हैं कई बार हम मशीनों में कि भाई उसमें क्या हो जाए, जो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। जैसे भाई फर्श पे मैं तेल डाल दूंगा तो क्या होगा, आप स्लिप हो जाएंगे क्योंकि फ्रिक्शन घट गया, घर्षण बल कम हो गया। ऐसी मशीनों में फ्रिक्शन कम हो जाए, यानी मशीन के जो पुर्जे हैं, जो आपका क्या बोलेंगे उसमें जो साथी पार्ट्स हैं वो कम घिसे, ठीक है, कम घिसे। आगे आएंगे। रासायनिक रूप से सूखी बर्फ किसको कहते हैं? सूखी बर्फ क्या होती है? ठोस सल्फर डाइऑक्साइड, आसुत जल से, डिस्टिल वाटर से बनी हुई बर्फ और साधारण नमक का मिश्रण होता है, या फिर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो क्या बोलेंगे भैया, ठोस CO2 को बोलते हैं। सॉलिड CO2 जो होती है उसको हम बोलते हैं आपका क्या, ड्राई आइस, सूखी बर्फ बोलते हैं, शुष्क बर्फ भी कई बार कहते हैं। जल गैस, वाटर गैस कैसे बनती है? वाटर गैस, वाटर के फॉर्मूले में क्या होता है, H2O, तो यही याद रखना है। अब H2O मत बोल देना क्योंकि O नहीं आएगा, ठीक है। क्या बोलेंगे, जल गैस में CO+H2 होता है। ऐसी पूछी जाती है आपसे, आपका ऐसी पूछी जाती है, वाटर गैस होगी, ऐसी आपसे प्रोड्यूसर गैस पूछी जाती है। प्रोड्यूसर गैस में क्या होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ में आपका नाइट्रोजन होता है, CO+N2 होता है, CO+N2 होता है, ठीक है, CO+N2। नेक्स्ट, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? मैं आपसे पूछूंगा, भारी जल को साथी जो आविष्कार किया किसने किया? ठीक है, मैं नहीं जानता आदर्श कुमार उनके बारे में, ठीक है, नहीं जानता उसके बारे में। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? द केमिकल फॉर्मूला ऑफ हैवी वाटर, H2O, ये तो साधारण जल है। क्या बोलेंगे, बाहरी जल होता है जो समुद्र का जल जैसे बोल दे, ड्यूटीरियम ऑक्साइड, क्या बोलते हैं इसको, ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम ऑक्साइड, ड्यूटीरियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है, ड्यूटीरियम ऑक्साइड ये होता है। इसकी जो खोज की थी साथी भारी जल की, वो की थी यूरे ने। किसने की थी? यूरे ने इसकी खोज की थी, ठीक है। ऐसी एक फॉर्मूला आता है D2O की तरह, N2O। N2O क्या होती है, ये लाफिंग गैस होती है, लाफिंग गैस होती है, यानी कि इसको बोलते हैं हास्य गैस, हंसाने वाली गैस। हास्य गैस का सूत्र क्या होता है? हास्य गैस, हास्य गैस। पानी की स्थायी कठोरता, भाई पानी भी क्या हो जाता है, सॉफ्ट वाटर होता है या हार्ड वाटर होता है? कहते हैं ना हार्ड वाटर नहीं पीना चाहिए, बड़ा नुकसान कर जाता है, ठीक है। यहां पर देखें, पानी की जो स्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? आंसर करें। स्थायी मतलब परमानेंट हो गई, परमानेंट हो गई तो किसकी वजह से होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट्स की वजह से, एकदम से ठीक है, एकदम से ठीक है। तो पानी मतलब स्थायी कठोर हो गया, यानी कि उस पानी में अब झाग नहीं बनेंगे, झाग नहीं बनेंगे तो स्थायी कठोरता को दूर कैसे करें, यानी जो परमानेंट हार्डनेस है पानी की उसको कैसे दूर करें। उसके लिए 3 मेथड होते हैं दोस्त, ये भी याद रख लेना। परम्यूटेड मेथड पूछा जाता है, परम्यूटेड विधि का प्रयोग निम्नलिखित में से कब किया जाता है? आपसे कैलगॉन मेथड पूछ सकता है, कैलगॉन विधि का प्रयोग क्यों किया जाता है, कैलगॉन मेथड, तो आप कहेंगे भैया किसके लिए किया जाता है, हार्डनेस को। आयन एक्सचेंज मेथड आपका, ठीक है, आयन प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कब किया जाता है? आपका हार्डनेस को दूर करने के लिए। ये भी पूछ सकता है, निम्नलिखित में से कौन सी पानी को स्थायी कठोरता को दूर करने की विधि नहीं है, ये भी पूछ लेगा आपसे, ठीक है। अच्छा, एक होती है अस्थाई, अस्थाई कठोरता, थोड़ा सा कठोर हुआ, अस्थाई मतलब इम्परमानेंट है आपका। अस्थाई कठोरता जो होती है वो किसकी वजह से होती है? वो होती है साथी कैल्शियम और मैग्नीशियम के, मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स की वजह से, बाइकार्बोनेट्स की वजह से, ठीक है, बाइकार्बोनेट। ये किसकी वजह से होती है? ये क्लोराइड और सल्फेट की वजह से होती है, बाइकार्बोनेट्स की वजह से होगी। इसको कैसे दूर कर सकते हैं? इसके लिए 2 मेथड है, एक तो क्लार्क मेथड का यूज होता है, या तो भाई क्लार्क मेथड का यूज कर लो, या इस पानी को बॉईल कर लो, उबाल कर, ठीक है, या इस पानी को उबाल करके दूर कर सकते हैं। कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है? नोबल गैस,
मैंने आपको बताए थे साथी कॉलम कितने होते हैं आपका पीरियोडिक टेबल में, आप कहेंगे भैया 18 आपने बताए। तो जो लास्ट वाला कॉलम है, हेमा, नीना और करीना की एक्शन है रंगीन, रंगीन। तो ये क्या है आपका हीलियम हो गई, हीलियम। ये क्या हो गई आपका नियॉन हो गई साथी, क्या बोलेंगे नियॉन। इसका 2 परमाणु क्रमांक है, इसका कितना होता है 10 होता है। ये आर्गन है आपका, ठीक है आर्गन है। ये क्या है आपका क्रिप्टॉन है, क्रिप्टॉन है। ये साथी क्या है आपका जेनॉन है, जेनॉन। ये क्या है आपका रेडॉन है, रेडॉन। तो ये कौन सा ग्रुप होता है नोबल गैसेस का, तो आप कहेंगे भैया ये होता है आपका 18वां समूह, 18वां समूह होता है, 18वां। ठीक है समझ गए ना यहाँ से क्या होता है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और फिर आता है आपका नियोन। इससे ऊपर हीलियम हो ही जाती है। तो इन फैमिली से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वाली हो गई, ये वाली और ये वाली फैमिली। ये कौन सी है, ये 16वीं फैमिली है, 16वीं, 16वां समूह है। ये 17वां समूह है और ये है 18वां समूह, 18वां। इनको तो बोलते हैं इनर्ट गैसेस, अक्रिय गैसें, अक्रिय गैसें। 18वें समूह को क्या बोलते हैं आपका, इसको भैया अक्रिय कहते हैं, अक्रिय बोल दें। इनकी जीरो वैलेंसी होती है तो जीरो गैस बोलते हैं। इन्हीं को साथ ही हम नोबेल गैस बोलते हैं। ये जो नामकरण किया इनका वो किसने किया था आपका, रैमजे ने किया था, रैमजे, रैमजे लाकायर। जो 17वां समूह है इसको बोलते हैं हैलोजन, क्या बोलते हैं हैलोजन। पिछली बार एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स में पूछा गया था। ऑक्सीजन का वर्ग या 16वां समूह क्या कहलाता है, वो कैल्कोजन या चाल्कोजन भी कई बार बोल देते हैं। कैल्कोजन होता है, क्या होता है कैल्कोजन होता है, ठीक है कैल्कोजन। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर याद रख लेना। जो सबसे हल्की गैस है, गुब्बारों आदि में भरने के काम आती है, सबसे हल्की इनर्ट गैस कौन सी है, क्योंकि इनकी वैलेंसी जीरो है, संयोजकता जीरो है। तो क्या बोलेंगे सबसे हल्की इनमें। नियॉन की अगर हम बात करते हैं, इसको बोलते हैं हम जादुई गैस। कौन सी अक्रिय गैस को आपका मैजिक गैस कहा जाता है, मैजिक गैस। यानी कि कौन सी है जो एडवर्टीजमेंट में प्रयोग होती है, ठीक है एडवर्टीजमेंट में। एडवर्टीजमेंट का मतलब होता है जैसे बोर्ड वोर्ड देखे होंगे अपने, एडवर्टीजमेंट के चमकते रहते हैं, तो क्या बोलेंगे उसको बोलते हैं आपका नियॉन। आर्गन की अगर हम बात करें, इसमें कोई इतनी महत्वपूर्ण बात नहीं, क्रिप्टॉन में नहीं, जेनोन में इसको स्ट्रेंजर गैस कहते हैं, स्ट्रेंजर गैस बोलते हैं, स्ट्रेंजर गैस बोलते हैं। जो आपका साथी आपका रेडॉन है, ये सबसे भारी है, सबसे भारी है, याद रख लेना। वो सबसे हल्की होगी, ये सबसे भारी है। और याद रख लेना रेडॉन जो है वो वायुमंडल में नहीं पाई जाती, यानी ये भू प्रॉपर्टी में मिलती है, जमीन में मिलती है, वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, ठीक है। और यही क्या है रेडॉन, जो इलाज में भी प्रयोग होती है बहुत सारे में, ठीक है। कई तरह के ट्रीटमेंट में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बहुत बढ़िया राम गोपाल जी, मेरे दोस्त आगे आएंगे। सॉरी, यहाँ क्या हो गया आपका, नोबेल गैस कौन सी कहलाती है, वो हीलियम हो जाएगी, ठीक है हीलियम हो जाएगी। जो पहले 2 वर्ग हैं आपका, हाइड्रोजन वाला जो वर्ग है, हाइड्रोजन के नीचे आते हैं लिथियम, बेरिलियम, आपका हेलिना। मैं आगे बढ़ जाता हूँ हर बार। एलिना के, रब, ये सब कैसी होती हैं, इनको बोलते हैं हम आपका क्षार धातु, क्षार धातु, ठीक है। एल्कलाइन एलिमेंट्स होते हैं। जैसे आपका ये होता है बीई, बेरिलियम, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, स्ट्रॉन्सियम होता है। इनको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु, क्योंकि ये मिट्टी में पाई जाती हैं। क्षारीय मृदा धातु, मिट्टी में भी ये पाई जाती हैं, ठीक है। तो अल्कलाइन मैटर से कैसे, सॉइल के मैटर, आपका सॉइल के एलिमेंट्स हैं ये पहले और दूसरे हो गए। गोताखोरों के सांस लेने से संबंधित क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैसें कौन सी हैं। तो गोताखोर हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, ऑक्सीजन और हीलियम हल्की है तो उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है उसका प्रयोग ये करते हैं। सल्फर हेक्साफ्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड मतलब F6। अणु का आकार कैसा होता है, तो 6 रूप से जो बटा हुआ होगा साथी आपका, क्या बोलेंगे, क्या उसको चतुष्फलकीय बोले, समफलकीय। तो ये क्या होता है SF6 हेक्साफ्लोराइड जो होते हैं वो एक्टागोनल की फॉर्म में होंगे, यानी अष्टफलकीय होंगे, अष्टफलकीय होता है।
हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है? इन चीज़ों पर अपनी उतनी कमांड भी नहीं है, वो याद करने की चीज़ है। नहीं तो क्योंकि पूरी संरचना को सिखाने के लिए फिर बहुत लंबी कक्षा चाहिए, है ना। हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सी है? जो सारे हैलोजन्स आए हमारा, कौन सा ग्रुप है हैलोजन का? 18वां ग्रुप है। तो कौन सा सबसे ज्यादा, तो क्या बोलेंगे, सॉरी हैलोजनों का 18 करो, हैलोजनों का कौन सा ग्रुप है? 17वां, 17th। तो सबसे जो आपका साथी अभिक्रियाशील है फ्लोरीन। क्या बोलते हैं? फिर कल, बाहर, आई, ये घटता हुआ क्रम है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो सबसे ज्यादा जो साथी आपका रिएक्टिव है वो फ्लोरीन होता है। क्या होता है? फ्लोरीन होता है, याद रख लेना, ठीक है। वो याद हो गया ना आपको? जैसे मैंने बोला ये कौन सा हैलोजन है, ये कौन सी फैमिली है, को पूछ रहे था कौन सा हैलोजन फैमिली में नहीं आता है। जैसे मैंने आपको एक नाम लिया था अभी, कैल्कोजन, वो कौन सी फैमिली थी जरा बताएं? 16वां था, 16वां समूह था। और उसमें कौन कौन सा आते हैं? ऑक्सीजन आता है आपका, ठीक है, सल्फर आता है, और आपका सेलेनियम आता है, टेलुरियम आता है, पोलोनियम आता है, ओसे से तेपो, ओसे से तोपो। पीएच एक मूल्यांक दर्शाता है। पीएच, पीएच क्या होता है बोलेंगे? पहले तो पीएच का मतलब आपको पता होना चाहिए, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। पी फॉर पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन होता है, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है वो। क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। नेगेटिव से फोटो बनाने के काम जाने वाले रसायन की गुणवत्ता है। किसी घोल के अम्लीय है वो एसिडिक है, क्या बोलेंगे? वो एसिडिक है या एल्कलाइन है या क्षारीय है? अम्लीय या क्षारीय होने के बारे में बताता है। अम्लीय और क्षारीय होने के बारे में साथी आपका बताता है, ठीक है। पीएच स्केल किसने बनाया था जरा बताएं? पीएच स्केल, तो क्या बोलते हैं हम? पीएच स्केल होगा आपका 0 से 14, 14 होता है। बीच में क्या होती है? 7 वैल्यू हो जाती है। तो कोई चीज अम्लीय है यानी एसिडिक है, अम्लीय होने के लिए क्या चाहिए उसको? एसिडिक होने के लिए क्या चाहिए? तो उसकी पीएच वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0 से लेकर के 7 से कम तक होनी चाहिए। 7 से कम, 7 नहीं बोलना है। आप लोग गलती करते हैं, कई बार बोल देते हो 7 तक, क्योंकि साथी उदासीन न्यूट्रल हो जाता है 7 पे जाते ही। तो उदासीन कब होगा? क्या बोलेंगे? न्यूट्रल कब हो जाएगा आपका? न्यूट्रल हो जाता है आपका 7 पर। और क्षारीय एल्कलाइन कब होगा? क्षारीय एल्कलाइन कब होगा आपका? एल्कलाइन होता है आपका 7 से तो ज़्यादा होना चाहिए, 7 से 14 मत लिखना। 7 से ज़्यादा से लेकर, 7 से ज़्यादा से लेकर आपका 14 तक। मैक्सिमम बुक्स में ऐसे ही लिखा होता है 7 से 14, तो 7 से 14 तो डेफिनेशन गलत हो गई ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सोनू कुमार जी ने सबसे ठीक लिखा है, रोहित टिक्केकर, बहुत बढ़िया। जैसे देखो आपने गलत आंसर दिया था साहिन, आपने कह दिया 0 से 7 अम्लीय। नहीं, 0 से 7 नहीं होगा, 0 से 7 मेरे साथी नहीं होगा। क्योंकि 0 से 7 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 7 होते ही तो उदासीन हो जाता ना, 7 से कम, ये सही डेफिनेशन है। लेस देन 7, और ये क्या होना चाहिए? मोर देन 7। 7 से 14 भी मत कहना, ठीक है। तो 0 किसकी होती है पीएच वैल्यू जरा बताए? HCl की होती है। HCl की पीएच वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। 14 पीएच वैल्यू किसकी होती है? सोडियम हाइड्रोक्साइड की होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की होती है, ठीक है। सबसे प्रबल क्षार हो गया वो। H2SO4 की पीएच वैल्यू कितनी होती है? H2SO4 की जो पीएच वैल्यू है वो होती है 1। क्या होती है? 1 होती है भैया। जैसे मैं बोलूं आपसे नींबू की, लेमन की पीएच वैल्यू कितनी होती है? खट्टी चीज़ों की यहीं पर होती है, 2.2 के आसपास होती है। कॉफ़ी की पीएच वैल्यू कितनी होती है? कॉफ़ी की वो 5 होती है। कितनी होती है? 5 होती है। तो आपका टॉयलेट की पूछे, मूत्र की पीएच वैल्यू कितनी होती है? वो 6 होती है। आपसे सलाइवा की पीएच वैल्यू पूछे, लार की कितनी होती है? 6.8 होती है। ब्लड की पीएच वैल्यू पूछे तो क्या बोलेंगे? 7.4 होती है। स्पर्म की, वीर्य की पीएच वैल्यू पूछे तो कितनी होती है? 7.5 होती है, ठीक है। ये वो पीएच वैल्यू है जो लगातार पूछी जाती हैं अक्सर। ये सारी पीएच वैल्यू बॉडी में डिफर करती हैं। आगे, एक घोल का पीएच 3 से 6 तक बदलता है, इसमें एच आयन की सांद्रता कितनी होगी? एच आयन की, तो हमेशा ये देखना है जो चेंज हुआ वो कितना हुआ। 3 से 6 हुआ, और वही आपका कितने का परिवर्तन है? 10 का। तो इसको 10 की पावर में लेना है, 10 की पावर -3।
कितना, जितने भी अंतर आपसे दिखे, आज भी याद है मैं एनटीपीसी पेपर देने गया था 2015, सेम क्वेश्चन पूछा गया था। 10⁻³ 10⁻³ लेना है आपका, और यही 10⁻³ क्या होता है, 1/1000 हो जाता है। 10 की घात 3 1000 होता है, और 10⁻³ क्या हो गया माइनस में, तो 1/1000 हो जाएगा। तो ये 1000 गुना घट जाती है, यानी 1000 का भाग हो जाता है। कभी भी आपका पीएच वैल्यू बदले, चेंज हो, तो आपको देखना है अंतर कितना होगा। ठीक है, क्या बोलेंगे, बोलेंगे भी फटाफट से। अब बुद्धू, जयशंकर चौहान, तुम तो बुद्धू निकले बिल्कुल। हैं? आगे आएंगे। नहीं, अवनीश साहू जी गलत लिख रहे हैं। वेरी गुड। भैया खोज किसने की थी? अब बुद्धू सबने लिख दिया, तेरा नहीं आया। उसको बोलते हैं हम क्या, आपका सोरेनसेन ने खोज की थी। सर लेमन का पीएच वैल्यू 2.4 भी होता है ना। देखो पीएच वैल्यू कभी फिक्स नहीं होता, पहली बात तो एक बात याद रखिए। अगर आप ये कह रहे हैं कि टॉयलेट की पीएच वैल्यू इतनी हो जाएगी, तो इसका मतलब हम गलत कह रहे हैं। वो डिफर करेगी बॉडी टू बॉडी। हर नींबू हर संतरे का पीएच मान एक जैसा नहीं हो सकता, तो इसलिए एग्जाम में कभी 2.4 लिखा सकता है, 2.3 लिखा सकता है, 2.1 भी दे सकता है, और वो भी हो सकता है, मतलब नियर बाई एक वैल्यू देगा। कभी ऐसा नहीं देगा तुमको वो एग्जाम में 2.2 2.3 2.4 2.5, है ना। ये ध्यान देना इस बात पे, फिक्स नहीं होती पीएच वैल्यू कभी भी किसी भी चीज की। 1 विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच वैल्यू कितना होगा? लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच वैल्यू कितना होगा? 7 होगा। तो लाल लिटमस को जो नीला कर देते हैं, उनको बोलते हैं, वो कैसे होते हैं, एल्कलाइन होते हैं। कैसे होते हैं आपका, वो भैया क्षारीय विलयन होते हैं, अल्कलाइन होते हैं। कैसे होते हैं वो, क्षारीय विलयन होते हैं। क्षारीय कैसे होंगे, एल्कलाइन सॉल्यूशन होंगे। और जितने भी एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं, एसिडिक होते हैं आपका, जो अम्लीय होते हैं, अम्लीय क्या होते हैं आपका, अम्लीय क्या होते हैं आपका, वो करेंगे आपका नीले को लाल, ब्लू को रेड कर देते हैं। तो ये इनकी पहचान है। तो क्या पीएच हो जाएगा बताएंगे, सबका आंसर आया सबका। तो क्या बोलेंगे आप, भैया गलत हो गया, गलत, ये गलत हो गया। क्योंकि ये तो क्या बता रहे हैं, एसिडिक बता रहे हैं, एसिडिक पूछा ही नहीं, ये तीनों तो एसिडिक हो गए, ये न्यूट्रल हो गया, ये भी गलत। तो क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबोव। नोटा, नोटा लिखेंगे भैया, नोटा, नन ऑफ द अबोव, नोटा हो जाएगा। ठीक है, ये सही होगा, नोटा सही हो जाएगा। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हों कहलाता है। क्या हो, कार्बन के कितने परमाणु हों, 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हों, डबल बॉन्ड से जुड़े हों। तो डबल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं भैया एल्कीन। एल्कीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको भैया, हम एल्कीन बोलते हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n होता है। सॉरी, ये तो दोनों में एल्कीन लिखा, इसको ए कर लेना ऊपर वाले को। एल्केन का क्या फॉर्मूला होता है, CnH2n+2 होता है। और एल्काइन का फॉर्मूला बहुत पूछा जाता है, CnH2n-2 होता है। ठीक है, CnH2n-2 होता है। कैसे, इससे क्या फायदा हम ले सकते हैं, किसी ने अगर आपका 10वीं में तो नहीं, 11वीं में सिखाया गया होगा आपको। ठीक है, यहाँ देखना ध्यान से, क्या सिखाया गया होगा आपको, मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ। एन की वैल्यू अगर आप 1 रखें, यहाँ देखो जरा ध्यान से, एन की वैल्यू अगर आप 1 रखें तो बताना क्या फॉर्मूला बनेगा। तो क्या बोलेंगे भैया, यहाँ पर हमने एक बात सीखी थी, एन बराबर 1 रखें तो बनता है मैथ, क्या बनता है, मैथ बनता है। एन बराबर 2 रखें तो बनता है एथ। एन बराबर अगर हम 3 रखें, एन बराबर हम अपना 3 रखें तो बनता है आपका प्रोप, क्या बनता है, प्रोप बनता है। यानी ये एथ बनेगा, ये मैथ बन जाएगा आपका। एन बराबर 4 पर क्या बनता है दोस्त, ब्यूट बनता है, ब्यूट, ब्यूट बनता है। एन बराबर 5 पर क्या बनता है आपका, पेंट बनता है, पेंट बनता है। एन बराबर 6 पर बनता है हेक्स। एन बराबर 7 पर क्या बनता है आपका, हैप बनता है। एन बराबर 8 पर दोस्त आपका क्या बनता है, ओक्ट बनता है। एन बराबर 9 पर क्या बनता था, नॉन बनता था। और एन बराबर 10 पर डैक बनता था, डैक, डैक।
बनता था या नहीं? बनता था या नहीं बनता था? जी भैया। अब n की वैल्यू 1 रख के देख लो, सब कुछ बना सकते हो आप। तो जिनमें साथी 2n+2 से बनेंगे वो एन बनेंगे। अगर कभी भी पूछे आपसे CnH2n यानी ईन का फॉर्मूला 2n होता है और आइन का 2n-2 होता है। जरा बता दो, जैसे n की वैल्यू मैं इसमें 1 रखूं तो बनाना क्या बनेगा? C की वैल्यू क्या बन जाएगा? C 1 हो गया। n की वैल्यू फिर से 1 रखी, 2 एकम 2 और 2 4, CH4 हो गया। तो C की वैल्यू कितनी रखी? C की CH4 हो गया। n की वैल्यू कितनी रखी थी आपने? n की वैल्यू 1 रखी थी, एक ही तो रखी, बोलो हाँ या ना। जी भैया। तो n की वैल्यू जब आपने 1 रखी तो CH4 बना, CH4 बना। तो n 1 पर क्या होता? मैथ। और फॉर्मूला किसका लगाया था आपने? एन का। तो क्या बन गया आपका? CH4। तो नाम याद करने की जरूरत नहीं, मैथ बनता है। और भैया मैथ बनता है और क्या बनेगा? एन बनेगा, एन बनेगा। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं मैथीन का फॉर्मूला बता दो मुझे, क्या बनेगा मैथीन? या मिथाइन का फॉर्मूला क्या बनेगा? तो आपको समझना है, मैथ मतलब एक वैल्यू लेनी है एन की, और इन पूछ रहा है तो आपका कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 2n लगेगा। एन की वैल्यू 1 लेंगे, CH2 आ जाएगा, CH2। बात समझे? कितनी वैल्यू पर क्या आएगा? ऐसी एक फॉर्मूला होता है एल्कोहल का, बच्चे बहुत गलती करते हैं। एल्कोहल का फॉर्मूला भी लिखो। एल्कोहल का होता है CnH2n+2, CnH2n+2O। जैसे कई बार बच्चों को दिक्कत होती है, मैथिल एल्कोहल पता चलना चाह रहा है, एग्जाम में पूछ ले मैथिल एल्कोहल का क्या फॉर्मूला है, एथिल एल्कोहल का क्या फॉर्मूला है, ऐसे पूछ ले। तो मैथिल एल्कोहल क्या है? तो मैथ का मतलब क्या होगा? सी की वैल्यू कितनी, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी मैथ पे? एन की वैल्यू बोलो सारे दोस्त, भैया 1 हो जाएगी, रख दो 1, सी हो गया। एन की वैल्यू यहाँ रखोगे, 2 दूनी 4 हो गया, CH4 आएगा, O आएगा। अब एल्कोहल बनने के लिए हमको क्या चाहिए? यही तो आएगा। ये एन की वैल्यू अगर 1 रख दे तो ये फॉर्मूला आएगा। लेकिन हमको बनाना था एल्कोहल, तो एल्कोहल क्या होता है आपका? OH होता है। तो एक H हमको चाहिए, तो यहाँ से एक H हम हटाते हैं, H4 में से एक H को कहाँ भेज देते हैं? एल्कोहल पे भेज देते हैं। एथिल का बना के देखिए, एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला बोलेंगे भी फटाफट से। एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला बना के बताइए। एथिल का, अब यहाँ पे एक चीज बताऊंगा मैं आपको। एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला आप बताएंगे तो एन बराबर रखेंगे 2, C2 और 2 दूनी 4 2 6, C2H6O आ जाएगा। तो क्या ये संभव है? C2H6O। आप कहेंगे नहीं भैया हमको तो एल्कोहल बनाना है, तो यहाँ 5 करेंगे और OH आ जाएगा। ऐसी एथ से बताइए आप मुझे एथाइन और एथीन। तो आप क्या बोलेंगे? भैया जरूरी नहीं है कि किसी का ईन और आइन बने ही, या हर किसी का आपका अल्कोहल बन जाए, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। जैसे हमने बोला भैया क्या बन जाएगा? CH2 कोई फॉर्मूला होता नहीं, मैथीन होता ही नहीं है, मैथाइन नहीं होता है, ठीक है। ब्यूट में जाकर के ब्यूटेन होगा, ब्यूटीन होगा, ब्यूटाइन होता है। ओके, ये बात याद रख लेनी है। तो वो तो आपसे संभव चीज ही पूछेगा एग्जामिनर में, ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, थ्योरी के बेस पे कुछ नहीं पूछेगा। आगे आएंगे, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस कौन कौन सी हैं? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होती हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होती हैं, ऑक्सीजन और एसिटिलीन होती हैं। तो क्या बोलोगे भैया? ऑक्सीजन और एसिटिलीन ये प्रयोग होती हैं आपका किसमें? वेल्डिंग में, ठीक है। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में, एथिल अल्कोहल मतलब C2H5OH, एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदला जाता है ग्लूकोज को? ग्लूकोज जानते हैं ना फॉर्मूला, C6H12O6, किस में बदलेंगे आपका? जाइमेज में। जाइमेज जो एंजाइम है वो इसको चेंज करता है। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है जिससे उससे बोलते हैं सांस लो? तो भैया क्या होता है उसमें? पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड होता है, एकदम से ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट उसमें होता है। प्राकृतिक रबड़ निम्न में से किस एक का बहुलक है? नेचुरल रबड़ जो है वो किसका पॉलीमर है? ब्यूटाडाइन का, एथिलीन का, आइसोप्रोपीन का, या फिर स्टाइरिन का? तो क्या बोलेंगे भैया? जो नेचुरल रबड़ है वो आइसोप्रोपीन में आती है, ठीक है। अच्छा एक बताइए, रबड़ का वल्केनाइजेशन पढ़ा है आपने? उससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी बिल्कुल, प्रकाश द्विवेदी जी। आगे आएंगे, क्या बोलेंगे?
प्राकृतिक रबड़ जो साथी पॉलीमर है, जो आइसोप्रोपीन है साथी, वो क्या है बताएंगे। प्राकृतिक रबड़ तो आप क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपीन होता है आपका दोस्त जो रबड़ है। रबड़ से हम टायर बनाते हैं। रबड़ का भैया जो वल्कनीकरण है, क्या है, वल्कनीकरण है, रबड़ का वल्कनाइजेशन है आपका, वो होता है इसमें सल्फर को मिलाकर। क्या मिलाया जाता है, सल्फर को मिलाकर किया जाता है, सल्फर को मिलाकर। और कितना, 5% सल्फर मिलाया जाता है, उसी की वजह से टायर क्या हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं। रेड टायर देखे तुमने, बनाए जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ब्लैक टायर वो इसी की वजह से होते हैं। निम्नलिखित में से कौन है जो बहुलक नहीं है, बहुलक, गणित वाला नहीं, एक गणित में भी आता बहुलक, जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई वही बहुलक हो जाती है, सांख्यिकी में आप पढ़ते होंगे, स्टेटिक्स में। क्या बोलेंगे, स्टेटिस्टिक्स बोलते थे उसको। निम्नलिखित में से कौन बहुलक नहीं है, पॉलीमर। क्या बोलेंगे, जैसे आपका प्राकृतिक बहुलकों में कौन आते हैं, प्राकृतिक बहुलकों में जो नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं, प्राकृतिक बहुलक होते हैं आपका, जैसे प्रोटीन है, बहुलक प्रोटीन होता है आपका, सेलुलोज होता है, सेलुलोज होता है, रबड़ होती है, रबड़, रेजिन होती है, रेजिन, ठीक है, रेजिन होती है आपका, स्टार्च होती है, स्टार्च। ये क्या है, प्राकृतिक बहुलक है। और जो एक होते हैं आपका नेचुरल के अलावा, कैसे, सिंथेटिक, संश्लेषित, संश्लेषित बहुलक कौन से होते हैं, वो प्लास्टिक होती है, जैसे कि पॉलीथीन होती है, पॉलीथीन होती है। तो स्टार्च, प्रोटीन, आपका कॉटन, ये सब होते हैं। घी नहीं होता बहुलक, क्या बोलेंगे, घी नहीं होगा भैया, घी नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सेल्यूलोजी रेशे का उदाहरण है, गैर सेल्यूलोजी जो नॉन सेल्यूलोजिक है। तो नॉन सेल्यूलोज में कौन कौन आते हैं, आपका रेयन आता है, क्या बोलेंगे, लीलन भी आ जाता है, कपड़े के प्रकार हैं, जूट भी आ जाता है, लेकिन नायलॉन नहीं आता है, ठीक है, नायलॉन नहीं आता है, याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुलक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। थर्मोप्लास्टिक का मतलब होता है जो गर्म करने पर क्या हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं, मतलब कि सॉफ्ट हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, और जैसे ही ठंडे होंगे, ठंडे होते हैं तो फिर से हार्ड हो जाते हैं। तो यानी कि इनको चेंज किया जा सकता है, पिघला के इनसे कुछ और धातु बना सकते हैं हम, ठीक है, क्या बोलेंगे, उनको पिघला के अन्य धातु बना सकते हैं। तो ऐसा कौन होता है, बोले जी फटाफट से। तो ऐसा टेफ्लॉन होता है, थर्मोप्लास्टिक, हाँ जी ये थर्मोप्लास्टिक है। नियोप्रोपीन है, जी हाँ। पॉलीथीन है, जी भैया है। जैसे अगर हम बात करें आप सब, पॉलिस्टर होता है, नहीं होता, जी भैया होता है। पॉलिएस्टर भी होता है, पॉलिएस्टर भी होता है आपका। टैफ्लॉन भी होता है, टैफ्लॉन, सॉरी, टैफ्लॉन होता है आपका। टैफ्लॉन के अलावा अगर हम बात करें आपसे, पीवीसी होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है आपका। एक्रिलिक होता है, एक्रिलिक होता है साथी आपका। और पॉलीस्टाइनिन होता है आपका, पॉलीस्टाइनिन होता है आपका, पॉलीस्टाइनिन। पॉलीस्टीरीन होता है आपका, क्या बोलेंगे आपका, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए, नियोप्रोपीन, सॉरी पॉलीस्टीरीन तो होता है, पॉलीस्टाइनिन भी होता है, पॉलीस्टीरीन भी होता है, ये भी लिखना, पॉलीस्टीरीन भी होता है, पॉलीस्टीरीन भी होता है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, पॉलीस्टीरीन भी भैया होता है, पॉली के सारे होते हैं आपका, नियो नहीं होते। नियो जो है ये होते हैं थर्मोसेटिंग। ये कैसे होते हैं, इनको बोलते हैं थर्मोसेटिंग, जिनको वापस से आकार नहीं दिया जा सकता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। एक बार जिन्होंने जो रूप ले लिया, रूप ले लिया, फिर पिघला के इनको दूसरा रूप नहीं दे सकते। तो थर्मोसेटिंग में आते हैं आपका, बैकेलाइट आ जाता है, बैकेलाइट आ जाता है, ठीक है, बैकेलाइट आ जाता है आपका, बैकेलाइट। इसमें साथ ही आपका इसमें आ जाता है आपका मेलामाइन आ जाता है, मेलामाइन। अब ये नाम टफ होंगे है ना, अगर पढ़ रखे होंगे जिन्होंने उनके लिए आसान होंगे। बैकेलाइट हो गया, रेजिन हो गया, रेजिन आता है इसी में। नहीं पढ़ रखे होंगे, नहीं पढ़ा हुआ सब कुछ टफ ही होता है। अरे वो भी तो बताया सल्फर के, बेटा बच्चू अभी नहीं बताया, सल्फर का जो वल्कनाइजेशन है उसकी वजह से होते हैं, क्योंकि वो ब्लैक कलर का ही होता है। निम्नांकित में से कौन सा एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है, फाइब्रस ग्लास, गन मेटल, लेड, या फिर लैमिनेटेड कांच होता है। तो कैसा होता है, लैमिनेटेड ग्लास होता है, लैमिनेटेड ग्लास।
जो वीआईपी सुरक्षा में प्रयोग होते हैं, या किसी को जान का खतरा है तो उसमें प्रयोग होते हैं, है ना। किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं? लैक्टिक एसिड की वजह से। जी भैया, एकदम ठीक हो जाएगा। पायरुविक एसिड, ये तो क्रेब्स चक्र में पैदा होता है। बेंजोइक एसिड किस में होता है साथी? आपका घास में पाया जाता है। यूरिक एसिड किस में पाया जाता है? ये टॉयलेट में पाया जाता है, टॉयलेट में पाया जाता है। मुझे बताइए आप ऐसे ही, एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है? एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है? एसिटिक, एसिटिक अम्ल, क्या बोलेंगे? एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो आप बोलेंगे CH3COOH। भैया ये सिरका में पाया जाता है। किस में? सिरका में पाया जाता है। आप मुझे बताओ फॉर्मिक एसिड किस में पाया जाता है? फॉर्मिक, जिसको मैथनोइक एसिड भी हम बोलते हैं, मैथनोइक एसिड भी जिसको हम कहते हैं, HCOOH किस में पाया जाता है? तो आप बोलेंगे भैया ये डंक वाली चीज़ों में, जैसे चींटी हो गई, मधुमक्खी हो गई, चींटी हो गई, आपका मधुमक्खी हो गई, ततैया हो गया, ठीक है, फॉर्मिक एसिड होता है इसमें। आप मुझे बताओ इरूसिक, क्या बोलेंगे? इरूसिक एसिड किस में पाया जाता है? इरूसिक एसिड, इरूसिक एसिड किस में पाया जाता है? वो सरसों में पाया जाता है। सरसों में, किस में? सरसों के तेल में पाया जाता है। आप मुझे बताओ, जैसे अगर मैं पूछूं लाइम्बिक एसिड, लाइम्बिक एसिड किस में पाया जाता है? लाइम्बिक एसिड, कई बार ये किसका रूप है? लाइम्बिक एसिड ये है भैया एस्कॉर्बिक एसिड का। एस्कॉर्बिक किसको बोलते हैं भैया? खट्टी चीज़ों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है लाइम्बिक एसिड? ये खट्टी चीज़ों में पाया जाता है, खट्टी चीज़ों में, खट्टी चीज़ों में पाया जाता है। मैलिक एसिड किस में पाया जाता है? मैलिक एसिड किस में पाया जाता है? मैलिक एसिड पाया जाता है आपका एप्पल में, सेब में पाया जाता है। आप मुझे बताओ स्टीयरिक एसिड किस में पाया जाता है? स्टीयरिक एसिड भैया फैट में पाया जाता है, वसा में पाया जाता है। किस में? वसा में पाया जाता है, वसा में। ऑक्जेलिक एसिड बताओ, ऑक्जेलिक एसिड HCOOH, ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है भैया टमाटर और पालक में। किसमें जी दोस्त? टमाटर और पालक में मेरे दोस्त पाया जाता है, ठीक है। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? भैया बिच्छू में भी पाया जाता है। जी भैया बिल्कुल ठीक है, प्रकाश द्विवेदी जी। आगे आएंगे। हाँ। सर यूरिक एसिड को अगर यूरिन लिखें तो हाँ बिल्कुल ठीक आपका सुझाव है। टॉयलेट में पाया जाता है या यूरिन लिखें तब भी सही है, अर्थ वही होते हैं। वो मॉडर्न लैंग्वेज में उसको शिफ्ट करते जा रहे हैं, है ना। बहुत बढ़िया, एक साथी ने बहुत अच्छा लिखा है, आपको भी ये नोट करना चाहिए। लॉरिक जो है वो नारियल में पाया जाता है, बहुत अच्छी बात है। एक बच्चे ने बड़ा अच्छा लिखा है अभी, लॉरिक, लॉरिक किस में पाया जाता है? ये आपका नारियल में पाया जाता है, नारियल में, कोकोनट में लॉरिक एसिड। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। कोई भी चीज़ जो खट्टी होगी वो किसके कारण होगी? साइट्रिक अम्ल के कारण होगी। टार्ट्रिक आपका ये इमली में पाया जाता है, इमली में, ठीक है। एसिटिक अम्ल ये बता ही दिया, सिरका में पाया जाता है। किसमें? एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है, विनेगार में। और ये क्या, ये पेट में पाया जाता है, HCl, पेट में, आंतों में पाया जाता है ये। आप मुझे बताओ ग्लाइकोलिक किस में पाया जाता है? ग्लाइकोलिक एसिड किस में पाया जाता है? तो ग्लाइकोलिक एसिड पाया जाता है आपका किस में? गन्ने में, गन्ने में। मुझे बताओ आप ब्यूटेरिक एसिड किस में पाया जाता है, जिसको ब्यूटायरिक भी बोलते हैं? ये आपका दोस्त मक्खन में पाया जाता है। किस में? मक्खन में, बटर में पाया जाता है। ब्यूटराइक किस में पाया जाता है? मक्खन में पाया जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। आगे आएंगे, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? नोबेल तेल, ये है TNG, नोबेल ऑयल बोलते हैं इसको। ये विस्फोटक हैं सब। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं ट्राई नाइट्रोग्लिसरिन, ट्राई नाइट्रोग्लिसरिन बोलते हैं, ठीक है, ग्लिसरिन, ट्राई नाइट्रोग्लिसरिन। जैसे TNT होता है, TNT होता है, TNT, TNT क्या होता है? ट्राई नाइट्रो टाइलुइन होता है। क्या होता है? ट्राई नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो टालुइन होता है, टालुइन, ठीक है। TNG ट्राई नाइट्रो टालुइन होता है। एक साथ ही आपका इसमें RDX आता है विस्फोटकों में, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? रिसर्च एंड
रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव होता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव होता है, ठीक है, एक्सप्लोजिव होता है RDX, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है जो किससे आता है, आपका फॉजिल से, जैसे बहुत दिन तक दबे रहे और फिर वो किस में, गैस में कन्वर्ट हो गया, इसी को हम नेचुरल गैस बोलते हैं। ये तो बनाई जाती है, ईथर बनाया जाता है, अल्कोहल बनाया जाता है, वो प्राकृतिक गैस है। पेट्रोल, कोई भी पेट्रोल है साथी, उसकी जो गुणवत्ता है वो कैसे पता चलेगी, पेट्रोल, पेट्रोल हो आपका, डीजल हो, जैसे हीटेन संख्या डीजल को बताती है, ये किसके बारे में, डीजल के बारे में है। तो क्या बोलेंगे भैया, ऑक्टेन नंबर से पता चलता है, 10 तक होता है ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर क्या बोलेंगे, वही डिफाइन करता है, जितना अच्छा उतना अच्छा पेट्रोल। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सा तत्व होता है, जो गोबर गैस है, डंग गैस, इसमें क्या होता है, तो गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है साथी, आपका मार्स गैस होती है। मैथेन को क्या बोलते हैं, मार्स गैस बोलते हैं, जो दलदली स्थानों पर हो जाती है। और गोबर गैस में इसकी जो प्रतिशतता है मैथेन की, वो 50 से 70% होती है, ठीक है, डिफर करती है, कई बार 55 भी हम इसको लिखते हैं, ठीक है, लेकिन वो 55 से ना होकर के 50 से 70 तक ठीक होता है एकदम से। इंडियन गैस एक एलपीजी मिश्रण है, एलपीजी का पूरा नाम जानते हैं, क्या बोलेंगे, लिक्विफाइड, लिक्विड नहीं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम, पेट्रोलियम गैस होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है इंडियन गैस। तो ये किसका मिश्रण होती है, ब्यूटेन और हाइड्रोजन का, ब्यूटेन और ऑक्सीजन का, ब्यूटेन और प्रोपेन का, तो क्या बोलेंगे भैया, ब्यूटेन और प्रोपेन का होती है। ब्यूट, ब्यूट क्या होता है, मैंने आपको बताया था, 4 रख दो इसमें वैल्यू, और 4 रखोगे, एन रख रहे हैं तो एन रखोगे H2N, तो 2 चौक 2 दूनी, क्या बोलोगे, दो, बोलो भाई फटाफट से, 2N, 4 दूनी 8 हो गया, 8 और 2 हो गया 10 हो गया, H10 हो जाएगा। जैसे प्रोप है, प्रोप के लिए कितनी वैल्यू रखी जाती है, 3 बताया था मैंने, C3 रखोगे तो क्या बन जाएगा आपका, 3 दूनी 6 2 8 बन जाएगा। तो प्रोपेन किस किस का मिश्रण होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन का, C3H8 और C4H10 का हो जाता है, ठीक है, एलपीजी। कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है, जो साथी आपका नेचुरल गैस होती है, नेचुरल गैस, वो किससे मिलके बनती है, तो नेचुरल गैस में भी क्या होता है, आपका मेथेन होता है, गोबर गैस में भी मेथेन होता है, और नेचुरल गैस में तो 85% तक मेथेन होता है, टिल 85%, ठीक है। बेंजीन सी से इसकी संरचना पूछ ली जाती है, जो हेक्सागोनल के फॉर्म में होती है। गैसोहोल एक मिश्रण है, गैसोहोल कैसा मिश्रण होता है, तो पेट्रोल में क्या मिलाया जाता है, पेट्रोल में क्या मिलाया जाता है आपका गैसोहोल के लिए भैया, पेट्रोल में एथेनॉल मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, एथेनॉल मिलाते हैं। तो पेट ये गैसोलीन क्या है, ये पेट्रोल ही है, क्या बोलोगे, पेट्रोल, ये 90% रहता है, 90%, और एथेनॉल उसमें मिला लो आपका कितना, 10%, इतना अल्कोहल मिला लो तो क्या बन जाता है, पेट्रोल और अल्कोहल मिलकर के गैसोहॉल बना देते हैं, ठीक है, गैसोहॉल बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण, आप जानते हैं कि पेट्रोलियम रिफाइनिंग होती है, उसी से डीजल निकलता है, उसी से पेट्रोल, जो क्रूड ऑयल को लेके आया जाता है पहले तो कच्चे तेल को, फिर पेट्रोल हो चाहे डीजल हो, फिर मोम हो चाहे आपका कैरोसिन हो, ये सब उसी से निकलते हैं, ठीक है, सब उसी से निकलते हैं, पिंकी थैंक यू बच्चे। पेट्रोल उसी से निकलेगा, तो ये तो प्रोडक्ट हो गया, चारकोल कोयला, आपका कोयला, क्या बोलेंगे, ये तो भैया क्या हो गए, उत्पाद हो गए आपका। और ये क्या है, एसफॉल्ट, नहीं सॉरी, पेट्रोल ही हो ना, डीजल नहीं है ना, चारकोल हो सकता है, मोम के रूप में कुछ चीजें हो, मोम आया आपका, मैं बोल दूं कैरोसिन आ गया आपका, कैरोसिन हो गया, पैराफिन मोम हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोल नहीं। तो क्या बोलेंगे, एसफॉल्ट जो होता है ये उप उत्पाद के रूप में निकलता है, क्रूड ऑयल से ही निकलता है, कच्चे तेल से। निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग होता है, जो फूड्स को क्या करता है, प्रिजर्व करता है। साइट्रिक एसिड क्या प्रिजर्व करने का काम करता है, नहीं जी। क्या पोटेशियम क्लोराइड, नहीं जी। सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट का जो फॉर्मूला बता दे वही टॉपर ऑफ द स्टूडेंट है, NaC7H5O2, ठीक है, ये किसका फॉर्मूला होता है, सोडियम बेंजोएट का, यही खानों को बचाता है।
अपमार्जक डिटर्जेंट क्या होते हैं? डिटर्जेंट, डिटर्जेंट जो बने होते हैं किसके? सल्फोनेट के बने होते हैं, सल्फोनेट के। बहुत बच्चे इसका आंसर गलत करते हैं। डिटर्जेंट को वो साबुन चुन लेते हैं। साबुन एक अलग प्रोसेस है, ठीक है, साबुन एक अलग प्रोसेस है। आपने पढ़ा भी होगा C17H35 आपका, C17H35 COO का प्रयोग करके हम साबुन को बनाते हैं, विधि का। औषधि है, उत्प्रेरक है, तो क्या बोलेंगे? ये प्यूरिफाइंग एजेंट होता है। क्या होता है? अपमार्जक जो होते हैं, इसकी डेफिनेशन बनेगी कि ये प्यूरिफाइंग एजेंट है। गेहूं की खेती के लिए आप कौन से फर्टिलाइजेशन का प्रयोग करेंगे? कौन से फर्टिलाइजर का आप प्रयोग करेंगे? तो गेहूं हो, आपका धान हो, इन सब में किसकी जरूरत पड़ती है भैया? यूरिया की। किसकी जरूरत पड़ती है? यूरिया। यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? फ्रेडरिक वोहलर ने। किस विधि से किया था भैया? हैबर विधि से किया था, हैबर विधि से। तो यूरिया जो बनता है वो कैसे बनता है? NH2CONH2। तो NH2 कितनी बार आ गया? 2 बार आ गया। इसी को हम ये बोल सकते हैं NH2 का होल ट्वाइस CO, NH2 का होल ट्वाइस CO हो जाएगा। तो गेहूं की खेती के लिए क्या प्रयोग होता है आपका? किस उर्वरक का प्रयोग करेंगे? नाइट्रोजन का प्रयोग, ठीक है। यूरिया में क्योंकि क्या होता है, नाइट्रोजन कितने परसेंट होता है भैया? 46.6% नाइट्रोजन इसमें होता है। निम्नलिखित में से कौन सा है जो मिश्रित उर्वरक है? मिश्रित, क्या हम यूरिया को मिश्रित उर्वरक में रखते हैं? नहीं भैया, सिर्फ उर्वरक में रखते हैं। NPK, जिसके नाम इस तरह से होते हैं, NPK, आपका DAP होता है, जैसे DAP, तो डाई अमोनियम फॉस्फेट। डाई अमोनियम क्या होता है? डाई अमोनियम फॉस्फेट होता है, डाई अमोनियम फॉस्फेट होता है। डाई अमोनियम फॉस्फेट का मतलब क्या है आपका? इसमें दोस्त आपका 40 से 53% जो है वो फॉस्फोरस है, और 18 से 21% इसमें नाइट्रोजन है। ये क्या है आपका? नाइट्रोजन है, पोटास है, और साथ ही आपका पोटेशियम है। अग्निशमक में कौन सी गैस प्रयोग में आती है? अग्निशमक, अग्निशमक का मतलब क्या? एक्सटिंग्विशर। जो आपने देखे होंगे रेड से रखे रहते हैं ऑफिस में, कि भैया इसके लिए फायर की वो भी लेनी पड़ती है, आपका NOC। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड होगा। तो क्या बन जाएगा आपका? कार्बन डाइऑक्साइड। ये बुझाती है। जलने का काम कौन सी गैस करती है? जलाने का काम तो भैया ऑक्सीजन करती है। जलाने का काम कौन करती है? वो ऑक्सीजन करेगी, बुझाने का कार्बन डाइऑक्साइड। और याद रख लेना, सारी जितनी भी गैस हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गई आपका, आपको होमवर्क दे रहा हूँ मैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इनकी खोज कब कब हुई और किस किस वर्ष हुई? ऑक्सीजन, इनकी जो खोज किसने की? खोज, और साथ में याद इनके खोज वर्ष, तीनों के आपको पता होने चाहिए। रखेंगे? थम्स अप करें। जी भैया, पता रखेंगे। मच्छर भगाने वाली दवाओं में क्या होता है? मच्छर भगाने वाली दवाओं में बताएंगे जी। तो मच्छर भगाने वाली दवाओं में एलिथ्रिन, एट्रोपिन होता है, या 2,4 आइस। हेलो 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 हेलो, अभी सुन पा रहे होंगे? अभी सुन पा रहे होंगे सारे साथी? बताएंगे एक बार। तो मच्छर भगाने वाली दवाओं में क्या सक्रिय रसायन है? तो क्या है? एलिथ्रिन। क्या बोलेंगे जी? एलिथ्रिन होता है, या एलिथ्रिन के अलावा हम बोलते हैं इसको पाइथ्रेरम भी होता है, पाइथ्रेरम की बनी हुई होती है। नेक्स्ट, रोडेंटिसाइड वह रसायन है जिसका प्रयोग किया जाता है नियंत्रण करने के लिए। रोडेंटिसाइड, रोडेंटिसाइड भी बोलते हैं, कई बार जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग भी करते हैं।
क्या बोलते हैं, जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग हम क्यों करते हैं? जिंक फॉस्फाइड बंदरों को भगाने के लिए, खरगोशों को भगाने के लिए, चमगादड़ों के लिए, या चूहों के लिए? चूहों को मारने वाली दवाई है ये, जिंक फॉस्फाइड। पृथ्वी की आयु का मापन निम्नलिखित में से किस विधि से किया जाता है? बहुत बार ज्योग्राफी में पूछा जाता है पृथ्वी की आयु कितनी है, तो आप बोलेंगे 4.5 अरब वर्ष है। इतनी पृथ्वी की आयु है, कुल आयु है, ये नहीं कि कितने पूरे हो चुके हैं। पता नहीं पूरे कितने हो चुके हैं, वैज्ञानिक गणनाएं सारी विफल हो सकती हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे इसमें? तो कहते हैं कि पृथ्वी का जो आरंभिक युग है उसके 3.7 अरब वर्ष तो वो हो गए, फिर प्रकृति के बनने के, मनुष्य के जीवन के, उसके विकसित के, कहते हैं लगभग पूरा हो चुका है। आगे आएंगे। तो टॉयलेट से कौन सी स्मेल आती है? बहुत गंदी स्मेल आती है भाई। तो पता होनी चाहिए। आपका साथी क्या होता है? अमोनिया होता है। और दुर्गंध जो होती है वो अमोनिया की वजह से उत्पन्न होती है। जो उसका पीला रंग होता है वो यूरोक्रोम की वजह से होता है। ठीक है, जैसे प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं जो लोग या बीमार है उनको आता है आपका येलो यूरिन। तो पृथ्वी की आयु के लिए क्या बोलेंगे भैया? पेड़ पौधे किसी चीज की आयु के लिए तो कार्बन डेटिंग होती है, और पृथ्वी की आयु पता लगाने के लिए यूरेनियम मेथड होता है। क्या होता है? यूरेनियम मेथड होता है। कृत्रिम वर्षा, भाई एक तो आपका नेचुरल होती है रेन। मान के चलो ओलंपिक गेम्स है, बहुत बड़ा आयोजन है, और पता चले कल बारिश में खराब हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे? उसके ऊपर कुछ डाल देंगे, छिड़क देंगे, ताकि वो अपना पानी वहीं छोड़ दे। और पानी वहीं छोड़ दे तो वो कौन सा होता है? वो सिल्वर आयोडाइड होता है। सिल्वर आयोडाइड होता है। जैसे सिल्वर ब्रोमाइड है, ये किस में प्रयोग होता है? AgBr, AgI है सिल्वर आयोडाइड। ये AgBr है, ये किस में प्रयोग होता है? फोटोग्राफी में। सर जी 9 बजे से हमारी क्लास है, बेटा तुम तो रोते ही रहना है ऐसे, रोज रोज समझाओ तुम्हें, रोज रो तुम। अभी छोड़ेंगे, अभी छोड़ देंगे, 2 मिनट देंगे। AgCl कहाँ प्रयोग होता है? हॉर्न सिल्वर। हॉर्न सिल्वर, हॉर्न सिल्वर क्या बोलेंगे आपका? ये भी कहाँ पर प्रयोग होता है? फोटोग्राफी में प्रयोग होता है, फोटोग्राफी में। AgNO3, AgNO3 ये है आपका सिल्वर नाइट्रेट, ये चुनावी स्याही है। इंक लगी होगी ना, अभी चुनाव में वोट करके आए होंगे, बहुत सारे लोग घर बैठे रहते हैं, वोट ही नहीं करते। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। दिव्यांजलि राज जी बहुत थैंक यू। निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का प्रयोग कार बैटरियों में किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल का बोलेंगे भैया। यहाँ पर एक चीज और आएगी, नाइट्रिक अम्ल से याद आया, HNO3, HNO3 और HCl को क्या मिलाया जाता है? इनको मिलाया जाता है 1:3 में। तो क्या बनता है आपका ये? एक्वा रेजिया बनता है। क्या बनता है? एक्वा रेजिया बनता है, जिसको बोलते हैं अम्लराज। और अम्लराज क्या होता है? दुनिया की सारी चीजों को गला देता है। जानते हो ना इस बात को? मैंने बताया ना, एक आंटी जी के पास आया, बोला आंटी जी अपनी सोने की चीज साफ करवा लो, गंदी हो रही है। आंटी ने बोला भैया सोने की चीज साफ करवा लो, गंदी हो रही है, इस बात का क्या मतलब है? बोला आंटी जी ऐसा नहीं, गंदे से हो जाते ना, चमक जाएंगे एकदम ये। आंटी ने बोली भैया कितने रुपया लेगा? तो उसने बोला आंटी जी पैसे तो लेते ही नहीं है, हम तो हमारे देश की महिलाओं का मान बढ़ा रहे हैं कि उनकी गर्दनों में, हमारी माताओं बहनों की जो सोना सजा हुआ है वो चमकता रहना चाहिए। बोले भैया तू कितना अच्छा आदमी है, फ्री में ही? बोला हाँ आंटी जी। ये होता है उनके पास में एक्वारेजिया, इसमें सोना प्लेटिनम सब घुल जाता है, वो निकालता है। और उसमें आंटी जी के आपके कुंडल को, आंटी जी के आपका नौलख के हार को उसमें डुबाएगा, तो उसकी ऊपर वाली परत उतर जाती है, हल्की हल्की सी बहुत, क्योंकि तुरंत निकाल देते हैं वो, थोड़ा सा घुमा के, तो थोड़ा सा सोना उसमें चला जाता है, यानी ऊपर की परत हट गई तो भैया चमक तो जाएगा ही। और चमक तो जाएगा ही, तो मतलब तो अम्लराज का प्रयोग होता है। फिर आए बात किसका, कौन घुल जाता है अम्लराज में? सभी घुल जाते हैं, चाहे गोल्ड हो चाहे प्लेटिनम हो। यहाँ पर फिर आता है सोना। सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है, 24 कैरेट का शुद्ध होता है, शुद्ध। लेकिन इसके आभूषण नहीं बन सकते, कभी नहीं। इसको हार्डनेस देने के लिए इसमें क्या मिलाते हैं? इसमें कॉपर मिलाते हैं। कॉपर किसके लिए होता है आपका? वो हार्डनेस के लिए होता है, हार्डनेस, कठोर बनाने के लिए, क्योंकि 24 कैरेट की तो सिर्फ सोने की ब्रिक होती है, ईट होती है, ईट होती है ना।
अच्छा, कैरेट आपका जो डायमंड के, अगर हम बात करें डायमंड के सेंस में, तो वहाँ कैरेट का क्या मीनिंग है? वहाँ कैरेट का मतलब होता है वजन। सोने में तो होता है शुद्धता, प्योरिटी, और डायमंड में होता है उसका वजन होता है। ठीक है। तो एसिटिक अम्ल सिरके में हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट में हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है बैटरियों में। कहाँ पर होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल बैटरियों में होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यही लास्ट क्वेश्चन था। कल ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के क्वेश्चन करेंगे, बेसिक्स आपको समझ में आने चाहिए। ठीक है, मिलते हैं कल। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।